हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका डेफिनेट सक्सेस पाठशाला पे, जहां आपको मिलता है क्लास 9 से लेकर 12 तक का सारा एजुकेशन टॉप क्वालिटी टीचर्स के द्वारा, जिससे आपकी प्रिपरेशन फॉर एनी एग्जामिनेशन हो जाती है एकदम बढ़िया। और मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th के 6th चैप्टर के फोर्थ सेशन का प्रारंभ, जहां पे हम देखने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है क्राइटेरिया फॉर सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स। इस पे हम जरा आज चर्चा करेंगे कि यदि दो ट्राइंगल्स को हमें सिमिलर दर्शाना है या सिमिलर प्रूव करना है तो क्या क्राइटेरिया हमारे पास होते हैं। और ये आप इससे भी आइडिया लगा सकते हैं कि कक्षा 9वीं में आपने पढ़ के रखा है कि भैया आपके कॉन्ग्रुएंसी के भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं जिसके थ्रू आप चीज़ों को कॉन्ग्रुएंट बोल सकते हैं। सेम थिंग सिमिलैरिटी में भी अप्लाई होती है। और साथ ही साथ हम कुछ एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हुए एक्सरसाइज 6.3 को शुरू करेंगे, लेकिन कीपिंग इन माइंड कि हमें बहुत सारा टॉपिक्स कवर करने हैं इस सेशन में, तो हम 6.3 को पूरा नहीं करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करके बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में कंटिन्यू करेंगे, ताकि आप पे बहुत ज़्यादा लोड ना पड़ जाए एक ही बार में। ठीक है, क्लियर हो गई बात। यहाँ पे आज अपन क्या करने वाले हैं, तो देखो थोड़ा सा अगर हम रिवाइज करें तो अब तक हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट को लर्न किया। किस कॉन्सेप्ट को? सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को। ठीक है, फिर हमने पिछले सेशन में जो पूरा हमारा ध्यान था वो एक इंपॉर्टेंट थ्योरम पे लगाया, जो कि है बीपीटी, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, जिसको प्यार से लोग थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं। तो दो नाम इनको दिए गए हैं। ठीक है, आज के लेक्चर में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे और समझेंगे कि भैया जब ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की बात आती है, तो सिमिलैरिटी इन ट्राइंगल्स की जब बात आती है तो कौन कौन से क्राइटेरिया या यूं कह सकते हो टूल्स हमारे पास हैं जिनकी सहायता से ये काम बड़ी आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस पे अपन बात करेंगे। शुरू करते अपन, ज्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे। देखो यहाँ पे इन द प्रीवियस सेक्शन यानी पिछले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, हमने ये देखा था कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, एक मिनट, अगर दो ट्राइंगल क्या है, दो ट्राइंगल अगर सिमिलर हैं, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर या टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर इफ, कब होंगे सिमिलर? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे इक्वल और जब करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो एक बराबर होगा, का सेम रेशियो होगा या फिर सेम प्रोपोर्शन में होंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो हम दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कब कह पाते हैं? जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं इक्वल या फिर और, हिंदी वाला और अंग्रेजी वाला एंड करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो। ठीक है, मान लीजिए अगर हम इसको लिख के मैथमेटिकली समझने की कोशिश करें तो अगर हमारे पास दो ट्राइंगल है ABC और DEF, ठीक है, इन दोनों को अगर मैं सिमिलर सिद्ध करना चाह रहा हूं तो मुझे तीन जो हमारे एंगल्स हैं उनके बराबर तीन एंगल मिलने चाहिए। जैसे A बराबर D बोला हमने, B बराबर E बोला और C बराबर F बोला। तो इसके तीन इंडिविजुअल एंगल्स उधर के तीन एंगल्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बराबर हैं। और साथ ही साथ अगर मैं साइड्स का रेशियो देखूं तो AB अपॉन DE इक्वल्स टू BC अपॉन EF इक्वल्स टू CA अपॉन FD होगा, तब हम कह पाएंगे कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं। अच्छा, एक बात और, साइड्स का रेशियो भी एक सिस्टमैटिक पैटर्न में, सिस्टमैटिक ऑर्डर में चलता है। ऐसा नहीं कोई भी किसी के बराबर हो गया तो हम बोल देंगे, या कोई भी किसी के साथ रेशियो ले रहा है तो हम उसको यूज कर लेंगे। एंगल्स और ये साइड्स का रेशियो थोड़ा सिंक में चलना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, AD के बराबर है, BE के बराबर है, तो यहां से अगर मैं साथ में लूं AD को, तो जैसे A और B को, तो वहां से D और E साथ में आएंगे। यहां से अगर मैं लूंगा B और C को तो वहां से E और F साथ में आने चाहिए। यहां से अगर मैं ले रहा हूं C और A को तो वहां से F और D साथ में आने चाहिए। इस तरीके से एक सिंक बैठना चाहिए जिससे कि सेम मीनिंग कैरी हो कि कौन सी साइड किसके साथ रेशियो में है और कौन सा एंगल किसके बराबर है। ये क्लियर हुआ। चलिए अब यहां देखिए, यू कैन सी दैट A करस्पॉन्ड्स टू D, वही जो मैं बात कह रहा था अभी कि A D के साथ करस्पॉन्ड हो रहा है, B करस्पॉन्ड हो रहा है E के साथ, तो जहां पे A है वहां पे D है, जहां पे B है वहां पे E है, और वैसे ही C करस्पॉन्ड हो रहा है F के साथ। इसीलिए जब हम सिमिलैरिटी को लिखते हैं और जब हम सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे पास कुछ डेडिकेटेड सिंबल हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि ट्राइंगल ABC
बीच में एक वेव जैसा बना हुआ है, दैट इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। तो आपने यहां पे लिखा कि ABC इज सिमिलर टू DEF, तो ये जो वेव का साइन बना हुआ है बीच में, दिस इज द साइन ऑफ सिमिलैरिटी। इसको हम यूज करते हैं सिमिलैरिटी को दर्शाने के लिए दो चीजों के बीच में, ठीक है। एक बार अगर मैं इसको थोड़ा सा बना के दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार बनता है, ठीक है ना। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जस्ट लाइक अ वेव, ठीक है, लुकिंग लाइक अ वेव वाला ऑप्शन है ये, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां पे आप इसको पढ़ते कैसे हैं, तो इसको रीड किया जाता है एज ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, द सिंबल लाइक अ वेव इज स्टैंड्स फॉर व्हाट, स्टैंड्स फॉर इज सिमिलर टू। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड सिंबल, आपने क्लास 9th में एक सिंबल पढ़ा है जिसमें इक्वल टू साइन के ऊपर आ जाता है ऐसा वेव जैसा स्ट्रक्चर, वो आप यूज करते हो कॉन्ग्रुवेंसी के लिए, है ना। और यहाँ पे सिर्फ वेव वाला यूज होता है किसके लिए, सिमिलैरिटी के लिए। तो एक बात जो यहाँ पे आपको नोट करनी चाहिए कि अगर ये साइन है सिमिलैरिटी का, ठीक है, कौन सा, वेव जैसा स्ट्रक्चर अगर साइन है सिमिलैरिटी का, तो कॉन्ग्रुवेंसी में क्या हो जाता है, दिस एंड इक्वल टू साइन, विच पोर्ट्रेज दैट कि when things are similar and equal, तो ये हो गया सिमिलर रिप्रेजेंट करता हुआ, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इक्वल। तो सिमिलर हैं और बराबर हैं तो हम उनको क्या कहते हैं, तो हम उनको कहते हैं कि आप हैं कॉन्ग्रुवेंट। आप क्या हैं, आप हैं कॉन्ग्रुवेंट। ये क्लियर हुआ, बिल्कुल कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं से। तो जब सिमिलर और इक्वल दोनों हो जाते हैं तो कॉन्ग्रुवेंट होता है, जब केवल सिमिलर वाली बात आती है तो फिर हम सिमिलैरिटी का साइन यूज कर सकते हैं। इसीलिए जब भी आप कभी कहते हैं कि सारी कॉन्ग्रुवेंट चीजें सिमिलर होती हैं, वो इसीलिए भी देखो कहा जाता है कि जब कॉन्ग्रुवेंसी आप ले रहे हैं तो उसमें सिमिलैरिटी आ रही है, तो सारी कॉन्ग्रुवेंट चीजें सिमिलर होती हैं, ये तो श्योरिटी है, ये तो इसका साइन भी कहता है कि सिमिलर एंड इक्वल, दैट इज वाई अ कॉन्ग्रुवेंट। तो अगर कॉन्ग्रुवेंट है तो पक्का सिमिलर होंगे, पर सिमिलैरिटी में ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि सिमिलैरिटी में इस बात की गारंटी नहीं होती कि चीजें बराबर होंगी, ठीक है। तो नॉट ऑल सिमिलर फिगर्स वुड बी कॉन्ग्रुवेंट, बिकॉज देन देयर इज अ, यू कैन से, गैप विच इज सपोज टू बी आइडेंटिफाइड। एक गैप है, एक इंफॉर्मेशन की कमी है जिसके द्वारा हम नहीं कह सकते कि वो इक्वल है या नहीं है, पर अगर दोनों हो जाते हैं सिमिलर और इक्वल तो हम उसको कॉन्ग्रुवेंट कह सकते हैं। इसलिए सारे कॉन्ग्रुवेंट फिगर्स को सिमिलर कहा जाता है, लेकिन सारे सिमिलर फिगर्स कॉन्ग्रुवेंट नहीं हो सकते, ठीक है। गुड टू गो। थोड़ा आपको यहाँ पे अच्छा सा ज्ञान मिल गया। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना तो एक बार देख लो। अब यहां बात समझो, इट मस्ट बी नोटेड दैट as done in the case of congruency of two triangles, the similarity of two triangles should also be expressed symbolically। तो आप यहां पे क्या कह रहे हैं, आप यहां पे कह रहे हैं कि जैसे कॉन्ग्रुवेंसी में किया जाता है वैसे ही सिमिलैरिटी में होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है जो कि दोनों में आपको प्रैक्टिस करनी हमेशा, वो ये कि करेक्ट करस्पॉन्डेंस ऑफ देयर वर्टाइसेस। जैसे कि हमने पीछे वाले में देखा, A और D करस्पॉन्ड हो रहे हैं, B और E करस्पॉन्ड हो रहे हैं, C और F करस्पॉन्ड हो रहे हैं, तो उसी तरीके से आप लिखेंगे, ठीक है। अगर आपने उसमें गड़बड़ी कर दी, जैसे यहां पर लिखा है कि भैया अगर ABC और DEF आपके सिमिलर हैं, तो आप यही चेक करोगे कौन किसके साथ करस्पॉन्डेंस में है। अगर आपने कुछ आड़ा तिरछा लिख दिया, जैसे कि यहां पे लिखा हुआ, जैसे यहां पे लिखा है ABC इज सिमिलर टू EDF, गलत है। जैसे यहां पे लिखा हुआ भैया ABC इज सिमिलर टू FED, कहीं ना कहीं ये भी गलत है, क्योंकि आपने सीक्वेंसिंग को यहां पे गलत तरीके से यूज किया है, जिसकी वजह से बहुत सारा गलत मीनिंग कैरी कर रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एक आपके लिए एक साइन नहीं है, ये भी दर्शाता है भैया कि कौन किसके बराबर और कैसे उसको यूज करना है। तो ये दोनों ही जो यहाँ पे लिखे हैं वो दोनों ही तरीके कैसे हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। सही तरीका एग्जैक्टली क्या होगा, सही तरीका जो लिखा था दैट इज आपने लिखा था ABC इज सिमिलर टू DEF, लेकिन अगर आप किसी की पोजीशन चेंज करते हैं तो वो दोनों तरफ करना है। जैसे यहां पे इन्होंने क्या किया, B को पहले लिखा है तो वहां पे B के सामने वाला जो E था उसको पहले ले आए हैं, A को सेकंड पोजीशन पे किया है, तो A के बराबर जो D है उसको आपने कहां किया, सेकंड पोजीशन पे कर दिया है, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन, इवन इफ यू हैव टू चेंज द सीक्वेंस और रीराइट द नेम इन सम अदर ऑर्डर, तो आप दोनों पक्षों में चेंज करते हैं। अगर आपको सीक्वेंस चेंज करना है
ऑर्डर चेंज करना है तो फिर आप जैसे यहां पे आपने बी को आगे कर दिया, यहां पे आप ई को आगे कर देंगे। असल में क्या था, असल में था ए बी सी इज सिमिलर टू डी ई एफ, ठीक है। तो ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी ऑब्वियसली इज सिमिलर टू ड्रॉ अ वेव ट्राइंगल डी ई एफ। तो यहां पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि जो मैंने इंफॉर्मेशन गैदर की उसके हिसाब से ए एंगल डी एंगल के बराबर है, बी एंगल ई एंगल के बराबर है और सी एंगल एफ एंगल के बराबर है। अगर मैं साइड्स का भी रेशियो देखूं तो पहले दो ए बी और डी ई का रेशियो बन रहा है, फिर बी सी और ई एफ का रेशियो बन रहा है, और फिर ए सी ए और यहाँ पे डी एफ का या एफ डी का रेशियो बन रहा है। तो रेशियो का निर्माण यहाँ पे उसी तरीके से हो रहा है। तो आपको वो पूरा जो समरी है इस पूरी मेहनत की वो इस नाम में रिफ्लेक्ट होती है, इसलिए इसमें गलती नहीं कर सकते। इस तरीके से रैंडमली कहीं भी कुछ भी लिख देने से आपका गलत मीनिंग कैरी फॉरवर्ड होगा तो आपकी पूरी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। इसलिए नेमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है किसी भी सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंस वाले क्वेश्चन में या किसी भी सिमिलैरिटी या कॉन्ग्रुएंस वाले सेटअप में। चलिए, नाउ अ नॉर्मल अ नेचुरल क्वेश्चन अराइजेस। बिल्कुल एक सवाल आपके मन में आना चाहिए। क्या सवाल आना चाहिए कि क्या सिमिलैरिटी को चेक करने के लिए हमें ऑल द रिलेशंस, सारे रिलेशंस को, सारे इक्वालिटी रिलेशंस को यहां पे आपको करना पड़ेगा, ठीक है। क्या सारे एंगल्स का बराबर होना जरूरी है और क्या सारे यहां पे रेशियोज का बराबर होना जरूरी है। मतलब अगर मैं ऐसे देखूं तो क्या मुझे इन 6 चीजों को, 6 जो हमारे यहां पे कह सकते हो आप सब पार्ट्स हैं या 6 आपके कह सकते हो पैरामीटर्स हैं, क्या इन सबको यूज करके ही मैं 2 चीजों को सिमिलर बोल सकता हूं, ठीक है। ये सवाल वैसा ही है कि देखो अगर ये 6 चीजें हो गई तो सिमिलर होगा, लेकिन क्या हर बार इन 6 पैरामीटर्स पे किसी हमारे सवाल को खरे उतरना जरूरी है। क्या ट्राइंगल जैसे नहीं हो सकता कि जहां पे आपने किन्हीं 3 पैरामीटर्स को कर दिया जो कि एक सिस्टमैटिक रूल या ऑर्डर से डिटरमाइन होते हैं और उसके हिसाब से बोल दिया कि सिमिलर की कॉन्ग्रुएंसी है कि नहीं है, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको याद दिलाऊं तो हमारे पास SAS होता है ना, फिर हमारे पास साइड होता है, फिर हमारे पास एक RHS भी था, फिर हमारे पास और भी थे जैसे एंगल साइड। तो यहां पे आप क्या करते हो, यहां पे 6 पैरामीटर्स की जगह किन्हीं 3 को प्रूफ करके बाकी के बारे में बोल देते हो, श्योर हो जाते हो कि वो भी होंगे और हमारे ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। क्या वैसा कुछ सिमिलैरिटी में होता है? नहीं, वो अब हमें एक्सप्लोर करना है। तो देखो क्लास 9th में आप क्या करते थे, आपके पास कुछ क्राइटेरिया थे, सम क्राइटेरिया थे कॉन्ग्रुएंसी के लिए, ठीक है, इन्वॉल्विंग ओनली 3 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। यहां पे कितने थे? ओनली 3 पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स। 3 पेयर करस्पॉन्डिंग पार्ट्स बोल लो, एलिमेंट बोल लो, पैरामीटर बोल लो, कुछ भी बोल लो। कहने का मतलब क्या है कि वैसे तो 6 चीजें होनी चाहिए, 3 एंगल करस्पॉन्डिंग 3 एंगल के बराबर और 3 साइड करस्पॉन्डिंग 3 साइड के बराबर फॉर कॉन्ग्रुएंसी, बट लेकिन हमारे पास ऐसे टूल्स थे, ऐसे क्राइटेरिया थे जिसकी सहायता से हमें किन्हीं 3 को प्रूफ करना पड़ता था और हमारा काम हो गया था, ठीक है। Here also let us make an attempt to arrive to at a certain criteria। तो यहां पे भी आपको प्रयास करना है ढूंढने की क्या ऐसे क्राइटेरिया एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि सारे 6 को प्रूफ करने का, इंस्टेड ऑफ ऑल 6 पेयर्स को प्रूफ करने की जगह अगर हमारे पास कुछ लेस नंबर ऑफ पेयर्स होंगे जिनको प्रूफ करना पड़ेगा तो वो काम काफी आसान हो जाएगा, बिटवीन लेस नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग पार्ट्स, ठीक है। अगर ऐसा करने को मिल जाए तो बड़ा यहाँ पे आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि आपका समय बचेगा, मेहनत बचेगी और आप आसानी से चीजों को खत्म कर पाएंगे, ठीक है ना। चलिए, गुड टू गो। तो यहाँ पे हम कुछ एक्टिविटी करते हैं जिसके सहारे से शायद हम अपने रिजल्ट तक पहुंच पाए। तो एक्टिविटी 4 जो है आपकी वो इसी के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो हमें यही मोटिवेट करती है कि हम एक्सप्लोर करें कि 2 ट्राइंगल्स में क्या कुछ पॉसिबिलिटी है कोई सिमिलैरिटी क्राइटेरिया बनाने की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 2 लाइन सेगमेंट बनी है, ABC और EF, ठीक है, जिनकी लेंथ है 3 और 5 रिस्पेक्टिवली। तो BC की लेंथ है 3, देखो वहां डायग्राम में भी लिखा है, ठीक है, और उसके बाद जो EF है उसकी लेंथ यहां पे दी है 5, तो वो भी इन्होंने बना दिया है। चलिए, तो BC की लेंथ हो गई 3 और EF की हो गई 5। यहां पे देखो लिखा भी है BC 3 EF 5। देन एट पॉइंट B एंड C रिस्पेक्टिवली कंस्ट्रक्ट एंगल PBC एंड QCB। ये 2 एंगल्स आपने बनाए हैं, ठीक है, ऑफ सेम मेजर। तो जैसे मान लीजिए अगर PBC 60 डिग्री का है,
ठीक है। तो यहाँ पे भी 60 डिग्री का बनाना है, और अगर वो 40 डिग्री का है तो यहाँ पे भी 40 डिग्री का बनाना है, ठीक है। कंस्ट्रक्ट एंगल REF एंड SFE ऑफ 60 and 40 रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने एंगल्स जो बनाए वो बराबर बनाए, ठीक है। जैसे यहाँ पे ये 60 तो ये भी 60, ये 40 तो वो भी 40। फर्क थोड़ा क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3 सेंटीमीटर था तो वो थोड़ा सा छोटा बना, वो लाइंस जहां पे मैच हुई वो थोड़ा छोटा बना। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर था तो अकॉर्डिंगली ये भी थोड़ा सा बड़ा बना इन टर्म्स ऑफ द साइज। ये क्लियर हुआ, यहां तक कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं था। तो हमने क्या किया, यहाँ पे दो अलग अलग मेजरमेंट्स लेते हुए यहाँ पे कुछ ट्राइंगल्स बनाने की कोशिश की, और बनाए कुछ इस प्रकार हैं कि उनमें सिमिलैरिटी इजीली स्टैब्लिश हो जाए, ठीक है। अब ये समझना, ठीक है, तो जो बीपी और सीक्यू हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं ए पे, और ईआर और एफएस इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपको डी पे। यहां पे देखो ये बढ़िया पॉइंट ए पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये हो रहे हैं पॉइंट डी पे, ठीक है। अब अगर हम यहां पे और पढ़ें तो ये जो दो ट्राइंगल हमें मिले हैं ए बी सी और डी ई एफ, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे तो बी और ई आपने खुद ही बराबर बनाया था। यहां पे आ जाओ एक बार पीछे तो हम दिखाएं आपको। तो बी और ई आपने खुद ही बराबर बनाया था 60-60 डिग्री, तो इनका बराबर आना बनता भी है, ठीक है। उसके बाद आपका सी और एफ आपने बनाया था 40-40, ये भी ठीक है, तो ये भी बराबर है। यहां पे एक बार देखो लिखा भी है कि बी बराबर ई के, सी बराबर एफ के, और अगर आप मेजर करोगे और अगर आप फाइंड आउट करोगे तो आपको ये भी दिखेगा कि ए और डी आपस में बराबर हैं, ठीक है। ये दो हमें मिले थे एज गिवन, और हमने डायग्राम ऐसा बनाया था जिसमें ये दो स्टैब्लिश हो रहे थे, पर ये वाला हमें एज अ रिजल्ट मिला है कि ए बराबर डी होगा। तो दिस इज द रिजल्ट। ऑल्दो इट वाज एक्सपेक्टेड कि बराबर होगा, पर यहां पे एक्चुअली आपको मिले कि भैया हाँ ये दोनों बराबर हैं। और यहां पे आप ये बोल रहे हो कि अगर हमारे दो एंगल्स बराबर है, कुल मिला के कहानी का सार क्या हुआ कि अगर दो एंगल्स बराबर हैं तो तीसरा भी बराबर हो जाएगा। तो यहां पे दोनों ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपको क्या मिले, इक्वल मिले, ठीक है। अब हम यहां पे रेशियो की बात करें तो जो गिवन वैल्यू थी जिससे हमने बनाया था उसका रेशियो तो आया 0.6 या 3:5, जो भी आप लिखें, ठीक है। लेकिन बाकी साइड्स का रेशियो तो हमें पता ही नहीं है। तो अब बड़ा सवाल क्या होना चाहिए भैया, बाकी साइड्स के रेशियो का क्या, तो जरा उसको देख लेते हैं। अब ये तो हम इवैल्यूएट भी कर सकते हैं क्योंकि हमने जो डायग्राम बनाया है उसमें कैलकुलेशन पॉसिबल है। तो अब आप क्या करोगे, अब आप यहां पे देखोगे कि ये जो बाकी बची हुई साइड्स है जिनकी लेंथ हमें नहीं पता, अगर मैं उसको मेजर करके, अगर मैं उसको इवैल्यूएट करके, अगर मैं उसकी वैल्यू फाइंड करके, लेंथ फाइंड करके मैच करूं, रेशियो निकालूं, तो क्या मुझे सेम आंसर मिलेगा, ठीक है। तो अगर आप वहां पे मेजरमेंट देखोगे, अज्यूमिंग दैट कि आप बहुत ज्यादा एकदम स्ट्रिक्टली एग्जैक्ट वैल्यू पे नहीं जा रहे हो, मतलब जैसे मान लो आपकी वैल्यू आ रही है 2.7, तो आप उसको 2.7 ले लो, ये नहीं कि भैया 2.7451 आ रहा, तो नहीं 2.7 ले लो। तो इस तरीके के अगर आप छोटे मोटे एरर को हटा दोगे, तो फिर छोटे मोटे इन वैल्यूज को हटा दोगे तो आपको कुल मिला के रेशियो कितना मिलेगा, इक्वल टू 0.6 यानी 3/5 ही मिलेगा, ठीक है। तो कहानी का सार ये हुआ कि इस एक्टिविटी में जो ट्राइंगल हमने बनाए, एक बड़ा एक छोटा, उसका साइड्स का रेशियो बराबर आया और उसके एंगल्स भी बराबर आए। और जितनी बार इस तरीके से आप अलग अलग एंगल लेके बनाएंगे, अलग अलग साइड्स की वैल्यू लेके बनाएंगे, आपको हर बार इवेंचुअली एक ही रिजल्ट मिलेगा कि एक तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं, एक ये रिजल्ट मिले क्योंकि आप बना ही उस तरीके से रहे हैं, और दूसरा करस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपको सेम रेशियो में ही मिलेंगे, ठीक है। ये क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। दिस एक्टिविटी लीड्स टू फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो इससे हमें एक क्राइटेरिया यहां पे मिल जाता है जिसको हम यहां पे अब एक्सप्लोर करेंगे, और वो क्राइटेरिया है हमारा जो कि हम थ्योरम 6.3 से एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। क्या कहता है वो क्राइटेरिया, जरा यहां पे देखो, और इसी से हम और भी क्राइटेरिया निकाल के लाएंगे। तो थ्योरम 6.3 कहती है कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल हैं, ठीक है, दो ट्राइंगल हैं, क्योंकि हम जब भी सिमिलैरिटी यूज करते हैं दो ही ट्राइंगल में करते हैं, तो अगर दो ट्राइंगल्स हैं और उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं, तो उनकी करस्पॉन्डिंग राइट साइड्स भी, तो यहां पे लिखा है अगर वो बराबर हैं तो, इफ दे आर इक्वल देन करस्पॉन्डिंग साइड जो है वो भी बराबर होती हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल रेशियो में आ जाती हैं, एंड हेंस द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ठीक है। दिस क्राइटेरिया इज रिफर्ड टू एज एंगल 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 सिमिलैरिटी,
क्या कहना है इनका कहना बहुत सिंपल है कि अगर हमने दो ऐसे ट्राइंगल एक्सप्लोर किए हैं जिसमें करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में बराबर हैं, तो आपको एक तरीके से साइड्स के मामले में निश्चिंत हो जाना है, वो भी बराबर ही होंगे, इन सेंस उनका रेशियो भी बराबर ही होगा। और आप केवल एंगल्स के सहारे साइड्स को टच करे बिना ही ये बोल सकते हैं कि भैया जो दो ट्राइंगल्स हैं वो सिमिलर होंगे, क्योंकि उनके एंगल्स बराबर हैं तो साइड्स का रेशियो भी बराबर होगा। इसीलिए यहां पे हम एंगल क्राइटेरिया का इस्तेमाल करते हैं, जहां पे हम ये बोलते हैं कि भैया अगर एंगल्स बराबर हैं तो रेशियो ऑटोमेटिकली सही सेट होगा, सही बैठेगा, आप निकालोगे तो भी सेम आएगा। इसीलिए आपको पूरा वो प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, केवल एंगल्स के सहारे ही आप यहां पे बोल सकते हो कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। ठीक है, चलिए यहां पे डायग्राम देखिए, यहां पे एक प्रूफ है थ्योरम का जो कि आपको मगअप करने की या याद करने की जरूरत नहीं है, प्रोबेबली सिर्फ अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तो भी काफी है। तो डायग्राम कैसा बना है यहां पे, तो भाई यहां पे दो ट्राइंगल लिए जिसमें ए बराबर डी है, अब बी बराबर ई है और सी बराबर है एफ। तो सर ये जो ऊपर लिखी थ्योरम है इसके हिसाब से ये दोनों तो सिमिलर हो गए। अरे मोरे भैया, ये जो ऊपर लिखी है इसके हिसाब से तो आपको भी सिमिलरिटी प्रूव करनी है, तो हम यहाँ पे थ्योरम का प्रूफ देख रहे हैं। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने दो ट्राइंगल लिए जिसके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर है, और अभी आप इस तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि हम अज्ञात हैं कि भैया ये दो सिमिलर हैं कि नहीं है। तो अब हमारा काम क्या हो जाता है, हमारा काम यही हो जाता है कि जरा एक्सप्लोर करें कि अगर इस थ्योरम को यूज ना भी करें तो भी हम ये कह पाएं कि ये दोनों सिमिलर होंगे, क्योंकि इसी थ्योरम का प्रूफ है। तो आप जिसका प्रूफ कर रहे हो उसमें उसी को इस्तेमाल थोड़ी करोगे भैया, आप तो बाकी सबको यूज करोगे। तो यहां पे अगर आप देखोगे इसके प्रूफ पे अगर गौर फरमाओगे तो आपने क्या एक एक्स्ट्रा करना है एफर्ट, तो आपने ये करना है कि देखो एक ट्राइंगल छोटा है दूसरा बड़ा है, तो जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसमें जितनी इधर की, जैसे ये ए बी है, जिस लेंथ की ये ए बी साइड है उसी लेंथ की यहां पे आपने एक डीपी साइड बना दी। ठीक है, ये किस लिए, ये बहुत ही सिंपल सा एजेंडा है हमारा कि जो हमारा छोटा वाला ट्राइंगल है वो मतलब किसी तरीके से बड़े वाले ट्राइंगल के जिसमें आ जाए, फिट हो जाए। तो आपने एक ए बी के बराबर डीपी बनाई और एक ए सी के बराबर डी क्यू बनाई। ठीक है, अब आप इन दोनों ट्राइंगल्स को अगर देखेंगे तो ये आपस में आपको दिख जाएंगे एज कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, तो यहां पे आपने क्या देखा, यहां पे आपने ये देखा कि ये जो कटिंग हुई है उसके बाद ये दोनों ट्राइंगल आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि क्या हुआ, क्योंकि साइड बराबर हो गई और बीच का एंगल बराबर होगा, दोनों हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनने कहा भैया एंगल बी बराबर होगा एंगल पी के, ये किस वजह से, तो सर ये हो जाएगा सीपीसीटी से। ठीक है, तो ये जो जनाब थे ये आपस में प्रूव हुए थे कॉन्ग्रुएंट बाय एस ए एस, यहाँ पे एस एस की वजह से आ जाएगा सीपीसीटी की, बी और पी आपस में बराबर हैं, और पी और ई बराबर होगा क्योंकि भैया यहाँ पे आप देखोगे तो लाइंस आपकी पैरेलल हैं। सर अब ये कहां से आया, लाइन पैरेलल कैसे हो गई, तो देखो लाइन यहां पे पैरेलल हुई बीपीटी की वजह से, जो क्या कहता है कि अगर आपका डिवीजन का रेशियो बराबर है तो फिर भैया लाइंस पैरेलल होंगी। तो ये जो पीक्यू है ये ईएफ के पैरेलल होगी। आपको इसके डिटेल में नहीं जाना है कि ये बराबर हुई कि नहीं हुई, आपको सिर्फ क्या बोलना है कि भैया लाइंस अगर पैरेलल है तो रेशियो आप बराबर होगा ही। ठीक है, अच्छा ये देखना B बराबर P हुआ, ये हुआ कैसे, ये हुआ सीपीसीटी से। B और E आपस में इक्वल हैं, ये हमें क्वेश्चन में दिया है भैया B और E आपस में इक्वल हैं। तो अगर मैं चित्र के माध्यम से आपको समझाऊं तो ये कह रहे हैं कि B बराबर है किसके, P के, क्योंकि सीपीसीटी है ट्राइंगल का, और B बराबर है E के क्योंकि ये गिवन है। तो कुल मिला के जो एंड रिजल्ट होगा हमारे पास वो ये होगा कि भैया P और E बराबर हैं, और अगर किसी दो लाइंस के ऐसे करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं तो लाइंस होती हैं आपस में पैरेलल। ठीक है, तो B बराबर P आया सीपीसीटी से, और B बराबर E आपको पहले से पता था तो उसकी बात अभी होगी नहीं यहाँ पे। ठीक है, B बराबर E किस वजह से, तो B बराबर E है, आप लिख दोगे गिवन, और इसके रिजल्ट के रूप में आपको मिला P और E आपस में इक्वल, और P और E आपस में इक्वल होंगे मतलब करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं तो लाइंस हो जाएंगी पैरेलल। तो ये आपने लिख दिया यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल, हेंस लाइंस वुड बी पैरेलल, और लाइंस पैरेलल है इसी वजह से, लाइंस पैरेलल है इसी वजह से आप यहाँ पे बीपीटी यूज कर पाओगे और कहोगे कि भैया डीपी अपॉन डीपीई इज इक्वल टू व्हाट, सर डीपी अपॉन पी इज इक्वल टू डीक्यू अपॉन क्यूएफ। ये बीपीटी का आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, जो कि यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आपने लिख दिया ब्रैकेट में बीपीटी, क्या लिखा ब्रैकेट में लिखा भैया बी पी
टी, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ठीक है। और वहीं से आप अगर चीजों को जोड़ घटाओगे तो आपको ये भी एक रिजल्ट मिलेगा कि ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, क्योंकि आपने यही खुद ड्रॉ किया है कि डी पी के बराबर ए बी है और डी क्यू के बराबर ए सी है, ठीक है। सिमिलरली जब आप बाकी सबको भी करोगे तो आपको कहीं ना कहीं से ये समझ में आएगा कि भैया इनकी साइड्स जो हैं उनका रेशियो बराबर आ रहा है। क्या आ रहा है भैया? साइड्स का रेशियो, साइड्स का रेशियो आ रहा है बराबर। तो यहाँ पे आप उसी को हाईलाइट करोगे कि साइड्स का रेशियो बराबर है, यानी एंगल्स बराबर होने से कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली साइड्स का रेशियो भी बराबर हो गया। आपको बहुत ज्यादा प्रूफ में यहाँ पे एक कह सकते हो मगअप करने की जरूरत नहीं है। इजीली अगर आप समझ के चलोगे तो सिर्फ आपको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। चलो गुड टू गो जी। यहाँ पे एक रिमार्क देखो, इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है कि अगर दो एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द एंगल ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन द एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल द थर्ड एंगल विल आल्सो बी इक्वल। यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि जो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है उसमें बेसिकली आपको किन्हीं दो एंगल को प्रूफ करने की जरूरत है। क्यों भैया? क्योंकि सर ट्राइंगल में होते कुल मिला के 3 एंगल हैं, अगर उनमें से दो करस्पॉन्डिंग दो एंगल किसी दूसरे ट्राइंगल के बराबर हो गए तो तीसरे वाले को भी बराबर होना पड़ेगा ही। यह एंगल सम प्रॉपर्टी का नियम है। तो यही देखो यहाँ पे लिखा है कि अगर दो आपको इक्वल मिल रहे हैं तो तीसरा वाला एंगल सम प्रॉपर्टी के इस्तेमाल से अगर आप कैलकुलेट भी करोगे तो ऑटोमेटिकली आपको इक्वल मिल जाएगा। इसीलिए बहुत जगह पे आप जब यूज करते हो क्राइटेरिया तो आप इसमें सबसे और आसान काम कर लेते हो, केवल दो ट्राइंगल्स को पकड़ लेते हो, एक ट्राइंगल के, और उसको कंपेयर करते हो दूसरे ट्राइंगल के दो एंगल से, और फिर कह देते हो कि दोनों ट्राइंगल क्या हैं, सिमिलर हैं या फिर नहीं। तो वैसे प्रॉपर्टी है, आइडेंटिटी है, क्राइटेरिया है 3 की, पर अब मुझे पता है जब मेरा 2 से ही काम हो जाएगा और तीसरा वाला ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा तो फिर मैं थोड़ा सा क्या हो जाता हूं, इजी गोइंग हो जाता हूं, और मैं बोलता हूं कि जब 2 से ही हो जाना है तो फिर तीसरे वाले को बराबर क्यों प्रूफ करना, ठीक है। अब यहां पे देखो वही बात जो हम कह रहे थे कि भैया दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे, और यहीं से आप इसको कहते हो कि बहुत बार ये एंगल सिमिलैरिटी है। क्या नाम है इसका वैसे तो ट्रेडिशनल नाम है एंगल सिमिलैरिटी, पर नॉर्मल लाइफ में जब हम यूज करते हैं, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो 3 की जगह 2 एंगल से हमारा काम हो जाता है, तो हम उन्हीं को कंसिडर करते हुए बोल देते हैं कि एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से दोनों ट्राइंगल सिमिलर हुए। ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर। यू हैव सीन अबव दैट इफ द 3 एंगल्स ऑफ वन ट्राइंगल आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू द 3 एंगल्स ऑफ अनदर ट्राइंगल देन देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल। तो अगर आपके एंगल्स बराबर होंगे तो साइड्स होंगी प्रोपोर्शनल। अब सवाल यह है क्या उल्टा ट्रू होता है? यानी अगर आपको कहीं से यह पता चल जाए कि साइड्स ऑफ ट्राइंगल प्रोपोर्शनल है तो क्या आप बोल सकते हैं कि वहां पे एंगल्स बराबर होंगे, और क्या कहीं ना कहीं हम एंड रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। ये अब आपको पता करना है कि अगर साइड्स का रेशियो प्रोपोर्शनल है, या आप यूं कह सकते हो कि साइड्स का प्रोपोर्शन इक्वल है, तो फिर क्या वहां पे ये कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होंगे और हेंस दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे। पिछले वाले में हमने क्या बोला? पिछले वाले में हमने ये बोला कि अगर एंगल्स बराबर हैं तो क्या ट्राइंगल सिमिलर होंगे विदाउट नोइंग अबाउट द साइड्स। तो वहां से हमने एक्टिविटी करके पता लगाया कि भैया ऐसी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, यानी अगर 3 एंगल में से कोई 2 भी बराबर हो जाते करस्पॉन्डिंग टू द अदर 2 एंगल्स ऑफ द अदर ट्राइंगल, देन आप यहां पे क्या बोलोगे कि वो सिमिलर हैं। अब यहां पे चर्चा करनी है हमें साइड की। अब यहां पे देखो एग्जांपल में क्या दिया आपको, साइड्स की कुछ वैल्यू दी है अलग अलग, और प्रोबेबली उन्होंने कोशिश की है कि जो रेशियो है वो मेंटेन हो जाए। जैसे यहाँ पे देखो 3 और 4.5, 6 और 9, 8 और 12 सब किससे डिविजिबल हैं? अलग अलग नंबर से डिविजिबल हैं, और इनका रेशियो आएगा प्रोबेबली 2/3। तो अब हमें यहाँ पे बताना है कि क्या इन सारों का, क्या इन दोनों ट्राइंगल का आपका रेशियो बराबर आने पे ट्राइंगल सिमिलर होंगे या फिर नहीं, और वो कैसे होगा? एंगल्स की चर्चा करके, ठीक है। तो वो अब हमें एक्सप्लोर करना है। तो बात होगी यहाँ पे एंगल्स की, क्योंकि साइड का रेशियो बराबर है, ये यहाँ पे एक्टिविटी में गिवन है। तो बेसिकली इस एक्टिविटी के माध्यम से एक्सप्लोर हम यही कर रहे हैं कि सिमिलैरिटी स्थापित हो पाएगी नहीं, गिवन दैट साइड्स का रेशियो बराबर है और एंगल्स का हमें पता नहीं है। तो अब आप यहाँ पे करोगे एक सिंपल सी एक्टिविटी कि रेशियो बराबर होने के बाद मेजरमेंट लोगे एंगल्स का, और जब आप यहाँ पे एंगल्स का मेजरमेंट लोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, एंगल बी बराबर है एंगल ई के,
और आपका एंगल C बराबर है एंगल F के। तो ये स्थापित हो पाया क्योंकि साइड्स का रेशियो बराबर था। तो इस एक्टिविटी के माध्यम से अगर आप इसको और भी ट्राइंगल्स में ट्राई करेंगे जहां पे साइड्स का रेशियो आप बराबर ले लेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि भैया ट्राइंगल्स के एंगल भी बराबर हैं। यानी अगर आपके पास साइड्स का रेशियो गिवन है तो फिर आप डायरेक्टली सिमिलैरिटी पे जंप कर सकते हैं। ठीक है, और यही हमारी थ्योरम 6.4 है जो कहती है कि अगर दो ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो है ना कैसा है, प्रोपोर्शनल है किसके, दूसरे ट्राइंगल के साइड्स की रेशियो के साथ, तो फिर आप कहते हो या आप ऐसा मान लेते हो कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, यानी ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो थ्योरम 6.3 क्या कहती है कि यदि एंगल्स बराबर होंगे तो आप वहां से ये बोल सकते हो कि भैया साइड्स का रेशियो भी इक्वल होगा और एज अ कंक्लूजन ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो मुझे 6 पैरामीटर्स थे जो कि मुझे स्टैब्लिश करने थे सिमिलैरिटी प्रूफ करने के लिए, लेकिन इन दोनों थ्योरम के माध्यम से हम यही कन्वे करते हैं कि भैया सारे 6 पैरामीटर्स की चर्चा नहीं होगी, केवल 2 या 3 के ही हिसाब से हम बोल सकते हैं कि वहां पे सिमिलैरिटी होगी अगर वो 3 कंडीशन है, वो 3 पैरामीटर या वो रेशियो बराबर हो रहा है तो। ठीक है, अब इसको आप क्या कहते हो, इसको आप रेफर करते हो एज साइड 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। पिछला वाला था एंगल 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 सिमिलैरिटी, ये था साइड 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 सिमिलैरिटी। लेकिन एक बात यहां पे गौर कर लेना कि पिछले वाले में आपको ये कहा गया था कि 3 की जगह अगर 2 एंगल भी सिमिलर होंगे तो वो काम चल जाएगा। सो दिस इज एक्सेप्टेबल। पर आप ये लॉजिक यहां मत लगाना कि 3 की जगह अगर 2 ही साइड्स का रेशियो बराबर हो गया तो भी वो सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। साइड्स के लिए तीनों का प्रोपोर्शन होना जरूरी है, एंगल्स में किन्हीं 2 का भी चल जाता है, इस बात का आप हमेशा ध्यान रखना। चलिए यहां पे इस थ्योरम का प्रूफ सॉर्ट ऑफ किया है जो कि हमने पिछला वाला किया था, ठीक वैसा ही, बस यहां पे शुरू आपने कहां से किया, रेशियो के बराबर होने से किया है, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट कैसा होगा, प्रोबेबली यहां पे आप कन्वर्स और बीपीटी का इस्तेमाल करते हैं और फिर पैरेलल चीजें लेके आते हैं। यहां पे अगर आप देखोगे सब चीजें सेम ही करी हैं, डीपी कट किया है एबी के बराबर, डीक्यू कट किया है एसी के बराबर, उसके बाद रेशियो बराबर आया है तो आपने कह दिया कि भैया लाइंस पैरेलल होंगी, या आपने थ्योरम 6.2 में पढ़ा है, राइट। ठीक है, जो कहती है कि अगर किसी ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो बराबर है तो वो आपस में कैसे होते हैं, तो वो लाइंस जो होती हैं, वो जो लाइन होती है वो तीसरी साइड के पैरेलल होती है। तो उस लिहाज से आप पैरेलल लाइंस के करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होते हैं वो बोल के ये दोनों एंगल्स को बराबर कर दोगे, और इसी प्रकार आपको यहां पे ये भी मिल जाएगा कि एंगल ए एंगल डी के बराबर है, जिसका प्रूफ यहां पे गिवन है कि तीनों साइड्स का रेशियो बराबर है। तो यहां पे आप उसको यूज करके बोल सकते हो कि आपका एबीसी और डीपीक्यू आपस में कैसे होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो एंगल ए एंगल डी के बराबर होगा। ठीक है, आपको इसका प्रूफ याद नहीं करना है, बस एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके चलनी है जिसके थ्रू आप यहां पे किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। रिमार्क, यू कैन रिकॉल दैट either of the two conditions, namely corresponding angles are equal or corresponding sides are equal, is not sufficient for polygons to be similar। ठीक है, तो यहां पे जब हमने चर्चा करी थी इस पूरे सिमिलैरिटी के कॉन्सेप्ट को, तो एक बात पे हमने बहुत जोर दिया था कि दोनों में से किसी एक का होना नॉट सफिशिएंट कहलाता है। लेकिन ट्राइंगल्स के केस में इन थ्योरम्स की सहायता से हम ये करते हैं, ठीक है, कि भैया दोनों में से एक कंडीशन भी हो रही है तो दूसरी वाली ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए ट्राइंगल्स के केस में आप वो फ्रीडम ले लेते हैं कि ठीक है भैया, वैसे तो हमने हमेशा कहा है कि नॉट सफिशिएंट होता है दोनों में से एक कंडीशन का होना, पर ट्राइंगल्स के केस में थ्योरम्स की सहायता से हम इस वाले रूल को थोड़ा सा कह सकते हो कि बाईपास कर जाते हैं, एक्सेप्शन के तौर पे ले लेते हैं, और किसी एक कंडीशन के सहायता से यह बोल पाते हो कि हाँ भैया सिमिलैरिटी होगी। क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल्स के केस में क्या हो जाता है, उसकी बनावट ऐसी है, उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, उसका कह सकते हो आपकी स्केलेटन ऐसा होता है कि अगर एक कंडीशन पूरी हो रही है तो दूसरी भी कहीं ना कहीं ऑटोमेटिकली हो जाती है, अन्यथा निर्माण ही पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो ये यहाँ पे आपको बहुत ध्यान रखना है। ठीक है, अब इसके अलावा और कौन से क्राइटेरिया होते हैं, तो अगर आपको क्लास 9th की बात याद हो, वहां पे आपने एक SAS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया पढ़ा है। अब
क्योंकि अपन यहां पे अगर रिलेट करना चाहें तो SSS क्लास 9th में था कॉन्ग्रुएंसी में, यहां पे भी है। तो ऐसे ही क्या SAS जैसा कोई क्राइटेरिया हो सकता है क्या, वो अपन यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से हमने एक्टिविटी डिजाइन की है जिसमें हमने SAS वाली कंडीशन को फुलफिल करने की कोशिश की है कि जो जानकारी गिवन है हमारे पास वो SAS की कंडीशन को पूरा करे, लेकिन ये सिमिलैरिटी वाला है न कि कॉन्ग्रुएंसी वाला। इसलिए आप देखोगे कि एंगल तो यहां 50 है, यहां 50 है, लेकिन साइड यहां पे लगे, यहां का 2 है तो यहां का 3 है, यहां का 4 है तो यहां का 6 है, क्योंकि हम यहां पे रेशियो मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। अब क्या इन दोनों को सिमिलर कहा जा सकता है, तो वो हम कैसे अप्रूव करेंगे, तो भैया हम कुछ ऐसे अप्रूव करेंगे कि अगर हम रेशियो देखें किसका, जो गिवन वैल्यूज है उनका, तो वो है 2:3। उसके बाद एंगल ए जो कि इन दोनों के बीच में है वो बराबर है एंगल डी के, ठीक है। तो जिन दो साइड्स का रेशियो लिया है उन्हीं के बीच का एंगल यहां पे बराबर है, तभी तो वो सैंडविच वाली SAS कंडीशन बन पाएगी। तो साइड्स का रेशियो, बीच वाला एंगल, ठीक है। अब यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे मुझे ना तो बाकी 4 एंगल पता है, मतलब 2 पहले ट्राइंगल के 2 दूसरे ट्राइंगल के, और ना ही तीसरी साइड का रेशियो पता है। अगर इनमें से कुछ पता होता तो शायद मैं किसी और क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके बोल पाता कि हाँ वो सिमिलर होंगे। तो अब हम यहां पे क्या करेंगे, एंगल्स को मेजर करेंगे, जैसे कि इन्होंने बोला एंगल BCEF, इन चारों को मेजर करो, और प्रोबेबली यहां पे साइड्स की लेंथ भी निकालेंगे ताकि हम रेशियो स्टैब्लिश कर पाए, ठीक है। अब यहां पे आप देखोगे जब मेजरमेंट निकालोगे तो एंगल B एंगल E के बराबर होगा, एंगल C एंगल F के बराबर होगा। तो कहीं ना कहीं आप एंगल 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 सिमिलैरिटी से बोल सकते हो कि हाँ ये सिमिलर होंगे। इवन इफ आप अगर साइड्स का रेशियो भी निकालोगे तो भी आपको यही देखने को मिलेगा। जो साइड जो एक बची हुई है जो कि हमें दिया नहीं था, उसकी अगर आप लेंथ निकालोगे और फिर रेशियो निकालोगे तो वहां भी आपको क्या समझ में आएगा कि वहां पे भी आपको प्रोपोर्शनल मिलेंगी दोनों साइड्स, और आपके ट्राइंगल्स कैसे होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। तो ये जो हमारा एक्टिविटी था ये हमारा SAS सिमिलैरिटी को एक्सप्लेन करता है, जहां पे आपको 2 साइड्स और उनके बीच का एंगल दिया था, बीच का एंगल बराबर और दोनों साइड्स का रेशियो बराबर अगर है तो हम कहते हैं कि ट्राइंगल सिमिलर होंगे। सिमिलर एक्टिविटी की आपने, जो आपको जानकारी गिवन थी आपने वो लिख दी, बाकी आपने यहां पे प्रूफ करना है, ठीक है। अब आपने क्या किया, कंस्ट्रक्शन, तो वही जो बड़ा ट्राइंगल है उसमें छोटे ट्राइंगल को आपने स्टैब्लिश करने की कोशिश की। तो DP बराबर AB के और DQ बराबर AC के, और P और Q को आपने ज्वाइन कर दिया। फिर आपने यहाँ पे रेशियो कैलकुलेट किए, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ किया, सॉरी ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट भी प्रूफ किया, और साथ ही साथ लाइंस को पैरेलल भी प्रूफ किया, क्योंकि रेशियो बराबर आया तो लाइंस पैरेलल, और वो एंगल बराबर था तो ट्राइंगल्स हो गए कॉन्ग्रुएंट। कौन सा वाला, ABC, और छोटा वाला DPQ, ठीक है, जिसकी सहायता से आप ये बोल पाए कि भैया एंगल्स बराबर हैं, ठीक है। कुछ पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट यूज करके बराबर आए, कुछ आए यहाँ पे CPCT का इस्तेमाल करके, और वहीं से ये रिजल्ट निकला कि भैया कौन किसके बराबर होगा। और इसी हिसाब से फिर आप बोल पाए कि आपका ABC जो है वो बराबर है किसके, वो बराबर है DEF के, वो सिमिलर है एक तरीके से, बराबर नहीं कहेंगे आप, ठीक है। तो ऐसे अब हमने यहाँ पे 3 क्राइटेरिया एक्सप्लोर किए, और अब हम कुछ एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल करके समझेंगे कि हम कैसे इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब तक हम केवल थ्योरी समझ रहे थे, है ना। अब प्रैक्टिकली इन कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करेंगे तभी हम बोल पाएंगे कि हाँ भैया ट्राइंगल सिमिलर होते हैं इन क्राइटेरिया की मदद से। चलिए सबसे पहला आपके पास जो सवाल है वो कैसा है, देखो यहाँ पे कि इन फिगर 6.29 इफ PQ इज पैरेलल टू RS। तो मेरी गिवन जानकारी क्या है कि PQ पैरेलल है RS के, आपको शो करना है कि POQ इज सिमिलर टू SOR, ठीक है। चलिए इसका हम यहां पे प्रूफ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, भैया गिवन क्या है हमारे पास, तो गिवन आप बोलोगे यहां पे कि इन ट्रायंगल POQ, या फिर आप सीधे लिख दो PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है। ये क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं सर। टू प्रूव में क्या हो जाएगा, तो सवाल में साफ साफ लिखा है आपको प्रूफ करना है। टू प्रूव है आपका कि एंगल ट्रायंगल POQ इज सिमिलर टू ट्रायंगल SOR, ये आपको प्रूफ करना है,
ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे भैया प्रूफ की, हमारा सॉल्यूशन की, कुछ कंस्ट्रक्शन की बात तो है ही नहीं। तो हमारा एजेंडा क्या रहेगा यहाँ पे कि जो दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, जिनको हमें सिमिलर प्रूफ करना है उन्हीं की बात करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि कुछ ऐसी चीजें हमें पता चल जाएं गिवन जानकारी से जिसकी सहायता से हम इनके कुछ पार्ट्स को सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया के हिसाब से फिट करके अपना आंसर बता सके। तो इन ट्राइंगल POQ एंड ट्राइंगल SOR वी हैव, अब देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा कि एंगल POQ जो है वो इक्वल है किसके, वो इक्वल है भैया आपके, यहां पे अगर आप देखोगे तो वो इक्वल है आपके एंगल किसके, तो वो इक्वल होगा आपके एंगल SOR के। क्यों भैया, क्योंकि सर गणित में एक नियम होता है कि इस तरीके से जो एंगल्स होते हैं वो कहलाते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और उनका बराबर होने का हमारे पास मैथमेटिकल एविडेंस है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे भैया कि दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, इसीलिए दे आर इक्वल। अब ये हो गई एक कंडीशन, ठीक है। अब मुझे एक एंगल मिल गया, तो या तो मुझे साइड्स के बारे में कुछ और मिल जाए या फिर बाकी दोनों एंगल्स के बारे में कुछ और मिल जाए। देन मैंने कहा कि देखो सवाल में गिवन है कि PQ इज पैरेलल टू RS, सिंस PQ इज पैरेलल टू RS एंड PS इज ट्रांसवर्सल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के बीच में जो सारी मैथमेटिकल एक्टिविटीज होती हैं वो ट्रांसवर्सल के सहारे ही तो होती हैं। तो क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं और बीच में एक ट्रांसवर्सल है, तो कैन आई से दैट एंगल QPS जो है यानी ये वाला एंगल बराबर होगा किसके, इसी के एक ठीक यहां पे अगर आप देखोगे तो वो हो जाएगा एंगल R, ठीक है। QPS लिख लो या QPO लिख लो क्योंकि आपको ट्राइंगल तक ही सीमित रहना है। तो आपने लिखा यहां पे एंगल QPO वुड बी इक्वल टू एंगल, ठीक है, RSO, और इसका रीजन क्या लिखोगे आप, तो ब्रैकेट में यहां पे रीजन लिख दोगे, ये है आपके क्या बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऐसा हम एक रीजन लिखेंगे और फिर अपने एक पार्ट को यहां पे ले आएंगे। मतलब बेसिकली हमने क्या किया, अब तक हमने ट्राइंगल के दो पैरामीटर्स, दोनों ट्राइंगल का कोई एक एक पैरामीटर बराबर बोल दिया 6 में से, तो 6 में से 2 हो गए, हमें कितने चाहिए, रूल के हिसाब से 3 चाहिए, ठीक है। वैसे तो बहुत लोग बोलेंगे सर यहीं पे एंगल सिमिलैरिटी के तहत हो गए बराबर, लेकिन अगर मैं और कंटिन्यू करूं, तीसरी कंडीशन भी लाने की कोशिश करूं, तो मैं लिखूंगा कि भैया सिंस PQ इज पैरेलल टू RS, ठीक है, और अब की बार मैंने ट्रांसवर्सल चेंज कर दी QR, तो उस केस में मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि भैया देखो अभी भी चीजें तो बराबर होंगी ही, तो अगर मैंने ट्रांसवर्सल चेंज कर दिया आपकी और लिख दिया यहां पे उसको QR, तब भी मैं कौन से एंगल को बोलूंगा बराबर, सर तब भी मैं बोल सकता हूं कि एंगल PQO वुड बी इक्वल टू एंगल कितना होगा सर, वो हो जाएगा SRO। सेम रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, कौन सा रीजन है भैया, ये है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो दो ट्राइंगल में पहले ट्राइंगल के तीनों एंगल दूसरे ट्राइंगल के करस्पॉन्डिंग 3 एंगल्स के बराबर हो गए, तो हम यहां पे ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल सकते हैं, क्योंकि हमें यह सिखाया गया है कि ट्राइंगल्स के केस में यदि आपके पास 6 में से 3 चीजें भी बराबर हो जाती हैं तो आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हो कि वो सिमिलर होंगे। ये पैरामीटर हमारे पास, ये क्राइटेरिया हमारे पास, ये लग्जरी हमारे पास है। तो यहां पे आप लिखोगे कि नाउ, या फिर आप यहां पे लिखोगे देयरफॉर ट्राइंगल, अब नेमिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, आपने लिखा भैया POQ इज सिमिलर टू, अब देखो जो जिसके बराबर होगा वही आप लिखेंगे, तो P के बराबर आपने S को बोला तो आप लिखोगे S, O के बराबर O को बोला तो O, Q के बराबर आपने बोला R तो यहां पे लिखोगे R, और साथ ही साथ मेंशन कर दोगे कौन सा क्राइटेरिया है, तो एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम यहां पे दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल पाए, और वही हमें यहां पे करना था।
समझ में आया, मामला क्लियर हुआ? बिल्कुल सर। तो वैसे तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर 3 क्यों, 2 ही एंगल से काम हो जाएगा, तो बिल्कुल हो जाएगा। पर यहाँ पे अगर आपको तीनों एंगल मिल रहे हैं, और क्योंकि हम पहला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं सिमिलैरिटी का, तो हमने थोड़ा सा यहाँ डिटेल में जाते हुए तीनों एंगल्स को यहाँ पे यूज किया और अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से इन दोनों को बराबर किया, वर्टिकली अपोजिट से इसको निकाला, और फिर बोला कि भैया ट्राइंगल्स कैसे हैं, ट्राइंगल्स हैं सिमिलर। क्लियर हो गया? इतना कोई दिक्कत तो नहीं, जरा सी भी नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल 5 आपको यहाँ पे क्या दे रहा है। एंगल 5 आपसे कह रहा है कि यदि आप इसको ऑब्जर्व करेंगे फिर आप बताएंगे हमें कि भैया एंगल P की वैल्यू क्या होगी। चलो यहां पे आपको गिवन में क्या होगा, तो आप गिवन में सिंपल सी बात लिख दोगे, गिवन टू ट्राइंगल्स, ठीक है। कौन कौन से दिए भाई आपको? ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, ठीक है। क्या फाइंड करना है आपको? तो यहां पे लिख दो भैया टू फाइंड, ठीक है। आपको जो फाइंड करना है तो वो लिख दो भैया टू फाइंड। तो यहां पे जो अननोन है वो है आपका एंगल P, राइट। एंगल P की वैल्यू कितनी है वो आपको बतानी है। अब यहां पे आप क्या करोगे, इसको शुरू कैसे करोगे? कुछ कंस्ट्रक्शन तो करने की आवश्यकता है नहीं। तो सबसे पहले मैं यहां पे प्रूफ में शुरू करूंगा यहां पे कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल, देखो अभी जब हम शुरू करें तब तो हम लिख सकते हैं अपने रैंडम सीक्वेंस में, क्योंकि अभी हमें पता ही नहीं है कौन किसके सिमिलर है, ठीक है। वो तो जब हमारी सारी कंडीशंस पूरी हो जाएंगी और तब हम एज अ कंक्लूजन लिखेंगे कि भैया कौन किसके सिमिलर है, तो हमें एग्जैक्ट नेमिंग करनी है कि कौन किसके करस्पॉन्डेंस में है। अब यहां मैंने अगर देखा, कैलकुलेट किया, तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखो कि भैया AB जो है वो थोड़ी थोड़ी सिमिलैरिटी किससे रख रहा है, तो वो देखो √3 वाला है कि नहीं है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो वो 3.8 और 7.6 दोनों डेसिमल वाले हैं, तो प्रोबेबली उनमें कुछ समानता है। तो अगर मैंने लिखा यहाँ पे AB अपॉन यहाँ पे लिख दिया मैंने QR, ठीक है, या RQ, तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है? मुझे मिल रही है 3.8 बनाम 7.6, दोनों डेसिमल वाले हैं तो एक दूसरे को जानते हैं। डेसिमल से डेसिमल वाला उड़ा, मेरे पास आया 38/76, और 38 के टेबल में आता है 76, तो आपको यहाँ पे रेशियो मिल रहा है 1/2। ये एक वैल्यू आई। ऐसे ही आपने बाकी और वैल्यूज भी निकालनी है। तो फिर आपने BC और PQ को देखा, तो BC एंड PQ देख लो, QR देख लो, ठीक है। अब यहां पे अगर आप कंपेयर करोगे तो B के सामने Q आया है, तो यहां पे भी आप लिखोगे QR, ताकि थोड़ा सा कह सकते हो ना करस्पॉन्डिंग्स बनती रहे। तो यहां पे वैल्यू रखोगे भैया, BC की वैल्यू है 6, ये है जनाब 12, तो इसका रेशियो भी आया 1/2, ठीक है। सर अगर हम BC के साथ नीचे RQ लिख देंगे तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको यहाँ पे सबसे करस्पॉन्डेंस बना के चलनी है। वो जब इन दी एंड आप कंक्लूडन स्टेटमेंट लिखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। देन आपने बचा यहाँ पे देखा AC और RQ, तो आपने लिखा यहाँ पे CA, और यहाँ आप लिखोगे देखो CA के हिसाब से, तो A के सामने R लिखा था हमने और वहां पे C के सामने R लिखा है क्या हमने, ठीक है। चलिए, नहीं एक मिनट, यहाँ QR कैसे आ रहा है? तो ये तो हमारी वैल्यू अलग थी ना, यहाँ तो QP होना चाहिए, देखा। इसलिए यहाँ पे कहते हैं करस्पॉन्डेंस का ध्यान रखना, आपसे फिर गलती भी नहीं होगी, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि भैया देखो नेमिंग यहाँ पे आड़ी तिरछी हो जाती है। ये तो ये QP है, तो C के सामने P, A के सामने आपने यहाँ पे R रखा है, तो PR हो गया। और इनकी वैल्यू अगर मैं देखूँ यहाँ पे, तो वैल्यू है भैया 3.3√3 एंड 6√3, तो CA लिखा आपने 3√3, यहाँ पे आ गया 6√3, √3 से √3 कैंसल, 3/6 बचा आपके पास, विच इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे जो देख पा रहा हूं वो कुछ इस प्रकार है जानकारी कि भैया नाउ AB अपॉन यहाँ पे आपने लिखा RQ, A के नीचे R, B के नीचे Q, ठीक है। तो मतलब मैंने B और Q को कॉरस्पॉन्डेंस में रखा है। अगर मैं गलत हूँगा तो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं वो किसी न किसी रेशियो में पता ही चल जाएगा मुझे, ठीक है। CP को साथ में रखा और यहाँ पे आपने लिखा भैया CA और PR। अगर हम गलत होते तो ये ऑटोमेटिकली रेशियो नहीं बन पाता इतने स्मूथली। कहीं ना कहीं ऐसा होता कि कोई एक लेटर किसी दो से आपको यहाँ पे मैच होता हुआ दिखता, अगर आपने सीक्वेंसिंग में कुछ गड़बड़ की होती तो
तो यहां पे अगर मैं देखूं, ऑब्जर्व करूं, तो मेरे जो दो ट्राइंगल हैं उनके यहां पे जो रेशियोज आ रहे हैं साइड्स के, वो प्रोपोर्शन है, मतलब साइड्स का रेशियो की वैल्यू इक्वल आ रही है, विच वुड ऑल्सो हेल्प अस इवैल्यूएट दैट कि ट्राइंगल जो एबीसी है अपना वो है सिमिलर किसके, पी क्यू आर के। अब देखो नेमिंग का बहुत ध्यान रखना, हर बार पी क्यू आर नहीं होता, जैसे यहाँ पे मेरे मुंह से पहला क्या निकला, पी क्यू आर निकला, पर कहीं ना कहीं मुझे पता है कि आंसर पी क्यू आर नहीं, आंसर है आर क्यू पी। ठीक है, ए बराबर आर के, बी बराबर क्यू के और सी बराबर पी के। ठीक है, बराबर इन सेंस यहाँ पे लिखा आपने करस्पॉन्डेंस। और कौन सी क्राइटेरिया यूज हुई, तो हमने तीनों साइड्स का रेशियो निकाला, तो यहाँ पे एस 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 क्राइटेरिया के तहत आंसर आया, इसलिए हमने ब्रैकेट में मेंशन किया। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनके हिसाब से जो हमने लिखा उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, कौन सा किसके बराबर, तो ए बराबर आर के इन टर्म्स ऑफ एंगल, बी बराबर क्यू एंड सी बराबर पी। तो आप लिखोगे एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल पी, और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे, तो इसका रीजन होता है सी पी एस टी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स। आपने सीपीसीटी पढ़ा है, उसी की मौसी का लड़का है सीपीएसटी, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, की जब दो ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो जिन चीजों की हमने ऊपर चर्चा नहीं की है वो नीचे या तो इक्वल आ जाएंगे इन टर्म्स ऑफ एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर रेशियो में बराबर आ जाएंगे। ठीक है, अब अगर ऐसा है तो एंगल सी की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो देखो अगर एंगल सी की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करनी है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं करूंगा भैया देखो डायरेक्टली तो दी नहीं है सी की वैल्यू, तो आप बोलोगे 180 माइनस एंगल ए प्लस एंगल बी। ठीक है, ये करके मुझे एंगल सी की वैल्यू मिलेगी और ये होगी मेरे ही एंगल पी की वैल्यू। तो 180 में से ए और बी की वैल्यू माइनस कर दो, 180 में से मुझे माइनस करना है कितना, तो दो वैल्यूज हैं, एक है 60 दूसरी है 80, तो 60 और 80 को मैंने यहाँ पे साथ में लिख दिया, और ये तो दे देगा मुझे एंगल पी। तो 8 और 6 हो जाएगा 14, 140 में से 140 गया 180 में से, तो आपके पास बचेगा 40 डिग्री इज द वैल्यू ऑफ एंगल पी। तो एंगल पी की वैल्यू कितनी आई, एंगल पी आया 40 डिग्री, डायरेक्टली हमें दिया नहीं था, पहले हमने एंगल सी निकाला, वहां से एंगल पी तक पहुंच पाए। और उसके भी पहले एंगल सी और पी को बराबर प्रूव करने के लिए ट्राइंगल्स की सिमिलैरिटी की हमने सहायता ली, जिनकी वजह से हमें आसानी से हमारा आंसर मिल पाया। क्लियर हो गया ये आइडिया, कोई दिक्कत तो नहीं, जरा से भी नहीं था। चलिए बहुत बढ़िया, इजी था क्वेश्चन। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ भैया। तो आपको थोड़ी मेहनत तो हर जगह करनी ही पड़ेगी, दैट इज द रूल। स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें एक बार तो देख लीजिएगा, गुड टू गो। चलिए अब हम देखें यहाँ पे एग्जाम्पल 6 को, जो आपसे क्या बोल रहा है कि इन फिगर 6.31 OA OB, अब ये जो बीच में डॉट लगा है इसका क्या मतलब है, तो देखो ये मैथमेटिक्स में लिखने का तरीका है, ये थोड़ा फैंसी तरीका हो गया। इसको अगर मैं सिंपल भाषा में लिखूं तो पता है वो सेंटेंस क्या मीनिंग कन्वे कर रहा है, वो कह रहा है कि OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD। बहुत जगह पे गणित में मल्टीप्लीकेशन के लिए इस तरीके से डॉट लगा के भी रिप्रेजेंट किया जाता है। आपको क्या शो करना है कि एंगल A एंगल C के बराबर है और एंगल B एंगल D के बराबर है। तो ये हो गया भैया हमारा गिवन स्टेटमेंट, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, तो हमें ये शो करना है, तो यहां पे आप लिखोगे टू प्रूव एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल D, ये मुझे टू प्रूव करना है। प्रोबेबली किसी कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो हम सीधे यहाँ पे हमारे सॉल्यूशन पार्ट पे आ जाते हैं। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे भैया, प्रूफ में। अब देखो मुझे ये पता है कि भैया दोनों ट्राइंगल का साइज अगर मैं देखूं तो छोटा बड़ा है, यानी सिमिलैरिटी कहीं ना कहीं यूज होगी। तो अपन जब चर्चा भी करेंगे तो अपन बोलेंगे भैया इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD वी हैव, ठीक है। अब हमारे क्या पास क्या है भैया AOB और COD में, तो यहां पे आप समझना कि हमारे पास सवाल में गिवन है OA इंटू OB इज इक्वल्स टू OC इंटू OD। लेकिन सर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया, कहीं पे भी मल्टीप्लिकेशन में तो कुछ चीजें गिवन ही नहीं थी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन अगर आपको याद हो हम जब BPT का प्रूफ सॉल्व कर रहे थे तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो रेशियो आता है हमारा उसको बहुत बार क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी लिख दिया जाता है। क्या यहां पे भी वैसा ही कुछ हो रहा है? अगर मैं वो ऑब्जर्वेशन लेके आऊं
तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिलेगा, तो देखो यहाँ पे हम ये बोलेंगे कि भैया क्रॉस मल्टीप्लीकेशन को अगर मैं वापस फ्रैक्शन फॉर्म में लिखूं तो OA यही रहेगा ऊपर ही, OC जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे लेफ्ट हैंड साइड से, सॉरी राइट हैंड साइड से, और जो यहाँ पे OA ऊपर था वो चले जाएगा किधर, वो चले जाएगा आपका नीचे। अब अगर मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करूं तो मुझे रेशियो जैसा कुछ मिल रहा है, ठीक है, ये क्लियर है बिल्कुल सर। यहाँ पे आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये गिवन है, ताकि लोगों को ना लगे कि हम घर से उठा के ले आए हैं। भैया हम घर से कुछ नहीं लाए हैं, खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, जो गिवन था बस उसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। तो चलो आपने निकाला रेशियो, तो OA अपॉन OC इज इक्वल्स टू OD अपॉन OB। तो यहाँ पे अगर मैं मैच भी करना चाहूं तो OA OB, एक इस ट्राइंगल का एक उस ट्राइंगल का, OD इस ट्राइंगल का, OC उस ट्राइंगल का, बिल्कुल ठीक भाई, थोड़ा सिंक तो बन ही रहा है। अब अगर मैं इसको कंटिन्यू करूं तो मेरे पास और कुछ है क्या, ना कोई एंगल है ना कोई और जानकारी है। अगर AD और CB की जानकारी होती तो उसको मैं यूज कर लेता। तो अब कभी कभी क्या होता है, जब सवाल में गिवन चीजें हमारी हेल्प ना कर रही हो तो मैथमेटिक्स का इन जनरल जो ज्ञान है हमारे पास वो काम आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे देखा कि भैया ये लाइंस आपस में क्या हो रही हैं, क्रॉस हो रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो शायद ये दो एंगल्स हमारे काम आ जाएंगे जो कि है हमारे वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये हो गया एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल, अब ये क्या होगा भैया, तो यहां पे आप देखोगे तो COB, ठीक है। अब ये हो गया हमारा, कह सकते हो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब अगर मैं दो ट्राइंगल्स की दी हुई जानकारी या जो हमने एक्सप्लोर की वो जानकारी की बात करूं तो मुझे एक साइड बीच वाला एंगल और दूसरे साइड के बीच में समीकरण बनते हुए दिख रहे हैं, तो मैं यहां पे बोलूंगा कि भैया ट्राइंगल सिमिलर होंगे। तो ट्राइंगल AOD would be similar to ट्राइंगल COB। और अगर आप यहां पे कंपेयर भी करो तो AO या OA वहां पे आया OC, OD और OB एंगल O बराबर एंगल हो, तो हमारा करस्पॉन्डेंस भी स्टैब्लिश हो रहा। और नियम कौन सा लगा, नियम लगा SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब क्योंकि ये दोनों क्या हैं, ये दोनों है सिमिलर, तो एंगल्स बराबर हो जाएंगे। तो A बराबर हो जाएगा C के, D बराबर हो जाएगा B के। तो यहां पे आपने लिखा कि देयरफॉर एंगल A वुड बी इक्वल टू एंगल C एंड एंगल D वुड बी इक्वल टू एंगल B। और ये कैसे होगा, तो ये होगा भैया यहाँ पे आप लिखोगे रीजन CPST करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। ये क्लियर हो गया, कोई दिक्कत यहाँ पे जरा सी भी नहीं सर। अब ये हमें प्रूफ करने थे, O के सामने O वाले वर्टिकली हो गए बराबर, तो ट्राइंगल सिमिलर है ही, वो हमने कन्वे कर ही दिया कि ऐसे ऐसे हो गए, भले किसी और तरीके से हुए, पर वही था कि हमारा जो एम था वो बहुत क्लियर था कि आपको दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करना है, उसके बाद अपन यहाँ पे कंटिन्यू कर पाएंगे चीज़ों को। चलिए क्लियर हुआ इतना, कोई दिक्कत जरा सी भी नहीं सर, आसानी से हो गया। एग्जाम्पल नंबर 6 था ये। नाउ इफ यू लुक एट एग्जाम्पल नंबर 7, दिस इज मोर ऑफ अ एप्लीकेशन जो अब तक अपन ने पढ़ा है। तो जितना भी अब तक हमने पढ़ा है सिमिलैरिटी ऑफ ट्राइंगल्स, यहाँ पे कहीं ना कहीं उसका एप्लीकेशन होगा, तब हम जाके यहाँ पे जो चीज पूछी गई है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू पूछी है, उसको निकाल पाएंगे। फॉर अ हिंट अगर आप यहाँ पे ट्राई करना चाह रहे हैं तो ये देखिएगा दो ट्राइंगल, एक CDE दूसरा ABE, कहीं ना कहीं आपके मन से आवाज आएगी कि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर होंगे और उसके बाद उनका जो रेशियो मिलेगा प्रोबेबली उसकी सहायता से हम चीजों को आसानी से प्रूव कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पे अपन शुरू करते हैं इसको विथ ड्यू प्रोसेस खत्म करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे कि इन ट्राइंगल, अब हम यहाँ पे गिवन है सारी जानकारी, तो इसमें कुछ ऐसा लिखने वाली चीज है क्या, गर्ल की हाइट है 90 सेंटीमीटर, वॉकिंग फ्रॉम द पेस ऑफ द पोल, नहीं ऐसा कुछ है नहीं। तो चलो आपने यहाँ पे लिख दिया भैया सॉल्यूशन में कि इन ट्राइंगल ABE एंड दूसरा कौन सा, दूसरा ट्राइंगल है भैया यहाँ पे आप देखोगे तो CDE, वी हैव। अब जो सबसे पहले मुझे यहां पे दिख रहा है वो चीज ये कि एंगल ABE, यानी ये वाला एंगल जो है हमारा ABE, ये बराबर होगा एंगल CDE के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो दोनों को हम 90 डिग्री बोलेंगे, क्योंकि ये धरती से परपेंडिकुलर हैं। भाई लैम्प भी धरती से परपेंडिकुलर होगा
और जो ये गर्ल है जो वॉक करी वो भी धरती से परपेंडिकुलर होगी, तो 90 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनेगा दोनों के, ये भी 90 ये भी 90। सेकेंड चीज जो मुझे यहाँ पे दिख रही है वो ये भैया कि एंगल AEB वुड बी इक्वल टू एंगल CED। अब इसका रीजन क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखो ये दोनों ट्राइंगल का पार्ट है, तो इसको मैं यहाँ पे कॉमन लिख के यूज कर रहा हूं, ठीक है। और अब अगर मैं यहाँ पे थोड़ी चर्चा करूं, तो यदि एक ट्राइंगल में आपको दो एंगल बराबर मिल जाते हैं तो आप क्या कहते हो कि भैया दोनों ट्राइंगल क्या है, तो आप बोलते हो दोनों ट्राइंगल हैं सिमिलर। तो ट्राइंगल ABE वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल CDE, ठीक है। और यहां पे मैं एंगल सिमिलैरिटी का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उतना मेरे लिए काफी है, ठीक है। अब इस वजह से यहां पे क्योंकि दोनों एंगल हो गए हैं सिमिलर, तो हमारे पास सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया के बाद जो चीज आ जाती है वो ये कि भैया बाकी सारी चीजें भी बराबर होंगी, तो आप यहां पे यूज करोगे रेशियो। तो आप बोलोगे भैया AB अपॉन, नीचे आ जाएगा यहाँ पे आप देखोगे सामने कौन सा है, तो भैया AB के सामने हो जाएगा CD, नाम से आप यहाँ पे कैच कर सकते हो ABCD। फिर आप बोलोगे वुड बी इक्वल टू BE अपॉन, यहाँ पे आपने कहा DE, ठीक है। और ये बराबर होगा AE और CE के। और इसका रीजन हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे रीजन हम ब्रैकेट में बोलेंगे CPST, ठीक है, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। अब यहाँ पे जो जो वैल्यू आपके पास है वो रखते जाओगे। जैसे AB जो है वो किसकी, AB की वैल्यू है कि हमारे पास बिल्कुल है भैया, लैम्प इज 3.6 मीटर अबव द ग्राउंड, तो यहाँ पे आपने लिखा 3.6 अपॉन CD हमने यहाँ पे गर्ल की हाइट के लिए यूज किया विच इज 90 सेंटीमीटर। तो इफ यू वुड सी, तो भैया 90 सेंटीमीटर मतलब ये कितना हो गया, तो सर ये होगा मीटर में 0.9, ठीक है भैया, ये हो गया 0.9, ठीक है। अब यहाँ पे BE की वैल्यू मुझे पता है क्या, BE की वैल्यू मुझे प्रोबेबली नहीं पता है, ठीक है। तो देखो BE की वैल्यू को जो होगा मैं उसको दो पार्ट में ब्रेक करूंगा, एक हो जाएगा BD, ठीक है, दूसरा हो जाएगा DE, तो BD प्लस DE, ठीक है। और नीचे आ गया DE, नीचे क्या आ गया, नीचे आपका DE है। AE अपॉन C का कोई उपयोग नहीं है तो उसको फिलहाल मैं नहीं लिख रहा हूं, ठीक है। इसमें से देखो यहां पे मुझे क्या बोला है, इसमें से मैं BD की वैल्यू निकाल सकता हूं, कैसे, तो सर आपको सवाल में दिया है कि वो 1.2 मीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चल रही है और 4 सेकंड से यहां पे उन्होंने ट्रैवल किया है। तो यहां पे आप कहोगे यूजिंग क्या फॉर्मूला भैया, फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। वी गेट BD इज इक्वल टू, यानी BD जो हमारा डिस्टेंस है वो स्पीड दैट इज 1.2 एंड टाइम दैट इज 4 सेकेंड्स, ठीक है। अब यहां पे देखना 3.6 और 0.9 को अगर मैं निकालूं तो वो हो जाएगा 4/1, है ना। और इधर पे आप लिखोगे 1.2 इंटू 4 प्लस x। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे D की जगह x लिख दिया और नीचे भी लिख दिया यहाँ पे x, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सॉल्व करूंगा क्योंकि हर जगह पे BD लिखना मेरे लिए मुश्किल हो जाता, तो मैंने, और D लिखना भी मुश्किल हो जाता, तो मैंने x ले लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 4x इक्वल्स टू, यहाँ पे आप करोगे 1.2 इंटू 4 यानी ये हो जाएगा 4.8 प्लस x, दिस x गोज टू द अदर साइड, तो आप बोलोगे 4x माइनस x इक्वल्स टू 4.8, डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा 3x इक्वल्स टू 4.8, विच मीन्स कि x की वैल्यू यहाँ से आपके पास कितनी आएगी, x की वैल्यू आएगी 4.8 डिवाइड बाय 3, दैट इज 3 1 जा 3 और ये 3 6 जा 18, तो 1.6 मीटर, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो DE का डिस्टेंस आया 1.6, है ना, क्योंकि उसको हमने x माना था, तो ये आया 1.6 मीटर। ये हमने पहले ही निकाल लिया था 1.2 यानी स्पीड इनटू टाइम दैट इज इक्वल्स टू 4.8, ठीक है। यहाँ पे इसकी हाइट थी कितनी, तो सर इसकी हाइट उन्होंने दी थी 3.6, गर्ल की हाइट दी थी 90, लेकिन हमने लिखा 0.9 मीटर क्योंकि सारी वैल्यूज मीटर में थी, और फिर हमने यहाँ पे कैलकुलेशन को खत्म किया।
सिंपल डायरेक्ट एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे क्वेश्चन हमको देखने को मिला, इतनी कोई ज्यादा कठिनाई का सामना तो नहीं करना पड़ा, इजीली हमारा काम यहाँ पे हो गया। चलिए अब अगर मैं आगे देखूं इसको, एग्जाम्पल 8 है हमारा जो कि थोड़ा सा हमसे मेहनत करवाएगा। सवाल क्या कह रहा है आपसे, सवाल कह रहा है कि भैया CN और RN जो है वो मीडियन है, कौन कौन से, CM और RN, ठीक है। तो यहां लिखा आपने CM एंड RN आर मीडियंस, मीडियन माने क्या करते हैं, वो सब मीडियन जिस पे गिरते हैं उसके 2 बराबर हिस्से कर देते हैं, ठीक है, ऑफ ABC एंड PQR। तो ABC का हो जाएगा CM, PQR का हो जाएगा RN। यदि ABC और PQR आपस में सिमिलर हैं तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको प्रूफ करना है कि AMC और PNR सिमिलर है, ये पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में आपको प्रूफ करना है कि CM और RN आपस में इक्वल, CM अपॉन RN इक्वल टू AB अपॉन PQ, ये भी आप कर पाएंगे। तो ये तो इसका CPST होगा प्रोबेबली। और लास्ट में ट्राइंगल CMB वुड बी सिमिलर टू RNQ। तो पहले AMC यानी उस तरफ वाला, CMB यानी इस तरफ वाला, ठीक है। चलिए तो यहां पे आप क्या लिखोगे, सबसे पहले आप यहां पे गिवन बातें लिखोगे। तो आपने लिखा यहां पे गिवन, ठीक है। तो आपने लिखा यहां पे CM एंड RN आर मीडियंस ऑफ, आर मीडियंस, ठीक है। और साथ में क्या लिखा, साथ में मीडियंस ऑफ भी लिख दो भैया, किसके हैं, तो क्लैरिटी मिल जाएगी पढ़ने वाले को कि ऑफ ट्राइंगल ABC एंड PQR, एंड दूसरा कौन सा है, PQR एंड ट्राइंगल PQR। और क्या पता है हमें, और हमें ये पता है कि भैया ABC इज सिमिलर टू PQR। तो ये आपका पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आप बोलोगे कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है। ये दोनों बातें आपको यहाँ पे गिवन है। अब एक बात समझना, अगर इतनी जानकारी गिवन है तो हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे हमारे कुछ कंस्ट्रक्शन की आवश्यकता रखता नहीं है, मेरे को है, तो सीधे हम आ जाएंगे हमारे यहाँ पे टू प्रूफ पे। तो टू प्रूफ में आपके 3 पार्ट हैं, ठीक है, आप तीनों लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं काम करूंगा, थोड़ा सा अपना समय और मेहनत बचाने के लिए यहीं लिख देता हूँ भैया, ये मेरा टू प्रूफ है, ठीक है। तो यहाँ लिखा मैंने टू प्रूफ, तो अब तीनों पॉइंट लिख देना। अब आप आ जाओगे यहाँ पे आपके प्रूफ की तरफ, ठीक है। अब जहां से हमें मामला दिया हुआ था सिमिलर है, वहीं से हम शुरू करेंगे, ठीक है। यहां पे आपने लिखा है कि भैया सबसे पहले कि ट्राइंगल PABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। ये हो गया आपका क्या, गिवन स्टेटमेंट। अब अगर ये गिवन है और मुझे जाना है AMC सिमिलर टू PNR पे, तो प्रोबेबली मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा यहीं से चीजें निकाल के यूज करनी पड़ेंगी, ठीक है। जैसे अगर मैं AMC और इसको हाईलाइट करूं तो ये रहा AMC, ठीक है, और ये रहा अपना दूसरा कौन सा है, PNR। चलिए PNR। अब यहां से अगर मैं चीजें थोड़ी सी एक्सट्रैक्ट करूं जो मुझे काम आ सकती है, उसमें प्रोबेबली एक तो ये आएगा कि भैया AB क्योंकि अपॉन PQ, AB पूरा आएगा क्या, नहीं AB नहीं चाहिए हमको, लेकिन हमें लिखना तो पड़ेगा भैया क्योंकि रेशियो पूरा ही होता है। तो AB अपॉन PQ, ठीक है, वुड बी इक्वल टू AC अपॉन PR। अब जो तीसरी साइड है वो है BC और QR, लेकिन वो हमारे किसी काम की है नहीं, क्योंकि जो ट्राइंगल्स हमें चाहिए उसमें वो शामिल नहीं है। तो मैं यहां लिख के अपना टाइम क्यों ही वेस्ट करूं, ठीक है। और यहां पे ब्रैकेट में लिखा मैंने CPST। अच्छा, इसके पहले भी अगर मैं यहां पे ट्राइंगल्स को देखूं तो प्रोबेबली एक चीज और बोल सकता हूं जो कि पूरी शामिल है, वो है एंगल A और एंगल P। तो इस सेंटेंस के पहले ये जो लिखा हमने, प्रोबेबली इसके पहले मैं यहां पे लिख दूंगा कि भैया एंगल A और एंगल P आपस में बराबर हैं। तो आपने लिखा CAB वुड बी इक्वल टू एंगल, अब देखो वहां पे होगा RPQ, और ये होगा ब्रैकेट में रीजन CPST। और यहीं से मैं इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूंगा, लिख दूंगा और एंगल CA, अब मैं रुक जाऊंगा B की जगह जाने से पहले M पे, क्योंकि वही मेरा काम होना है। CAM इक्वल्स टू एंगल, यहां पे आप देखोगे तो RPN, ठीक है ना। और इसको मैं लिख दूंगा यहां पे, और लिखा मतलब उसी से आपने लिया रेलेवेंस, तो इसको हम बोल देंगे 1, कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा ये। अब यहां पे हम करेंगे छोटा सा एक पार्टीशन ताकि इजीली हम कंटिन्यू कर पाए हमारे सॉल्यूशन पार्ट को, ठीक है। तो चलिए बात अब अपन आगे ले जाएंगे।
तो यहाँ पे चर्चा क्या होगी भैया, तो चर्चा कुछ इस प्रकार होगी कि जैसे ये हमने CPST लिया है, एक और CPST आएगा, वो आएगा साइड्स का रेशियो, तो AB अपॉन PQ। वैसे 3 आना चाहिए, पर क्योंकि आपके काम के कोई 2 ही हो जा रहे तो आप 2 भी यूज कर सकते हो। तो AC अपॉन यहाँ पे हो जाएगा AC और यहाँ पे हो जाएगा PR। ये भी क्या है, ये भी है भैया CPST। ठीक है, अब जो मुझे सवाल दिया गया उसमें AB और PQ पूरा शामिल नहीं है, तो मैं यहाँ पे प्रोबेबली क्या कर सकता हूँ भैया, मेरे पास एक गणित में स्पेशल वो है कि मैं सेम फ्रैक्शन के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू मल्टीप्लाई या डिवाइड कर सकता हूं। तो मैंने यहाँ पे हाफ कर दिया दोनों का। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पे अगर आप देखोगे AC अपॉन PR, अब AB का हाफ एग्जैक्टली कहाँ पे होगा, तो वो होगा AM पे। मुझे कैसे पता, क्योंकि भैया यहाँ पे दिया हुआ है CM इज मीडियन, और PQ का एग्जैक्टली हाफ हो जाएगा RN पे। ठीक है, और ये बराबर हो गया AC और PR के। अब इसका ब्रैकेट में मैं रीजन भी लिखूंगा कि CM इज मीडियन, तो यहां पे लिखा CM इज मीडियन। और मीडियन क्या करता है, तो मीडियन जिस पे गिरता है उसके 2 बराबर हिस्से कर देता है। तो ये अगर AB पे गिरा है तो AB के 2 बराबर हिस्से, एक हिस्सा हो गया AM, जो कि हमारे काम का हम यूज कर रहे हैं। और यहां पे आप लिख दोगे नीचे RN इज द मीडियन। ठीक है, तो ऊपर वाला रीजन ऊपर वाले के लिए यूज हुआ, नीचे वाला नीचे वाले के लिए हुआ है। और ये है मेरा, कह सकते हो आप, सेकंड स्टेटमेंट। तो अब मैं यहां पे क्या बोलूंगा कि भैया फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2, एंड इफ आई ऑब्जर्व 1 and 2 इन द डायग्राम, 1 है मेरा एंगल के बारे में चर्चा करता हुआ, और 2 है उसके आसपास की साइड्स के रेशियो की चर्चा करता हुआ। तो इसीलिए हम यहां पे बोलेंगे कि भैया 1 and 2 से हमें मिला कि ट्रायंगल AMC वुड बी सिमिलर टू, AMC दिया, क्या दिया सवाल में, AMC दिया। देखो A के बराबर P एंगल है, तो यहां पे लिखा पहले एंगल P। ठीक है, M और N पॉइंट दोनों मीडियन के हैं, तो वो आपस में बराबर करस्पॉन्डेंस रखते हैं। C और R पहले भी थे तो अब भी रहेंगे करस्पॉन्डेंस में, तो PNR, रीजन आएगा ब्रैकेट में SAS सिमिलैरिटी। और ये हो गया हमारा पहला पार्ट कंप्लीट। कैसे किया हमने, जो गिवन था हमारा सिमिलर, वहां से हम जो चीजें निकाल सकते थे एज यूजफुल वो हमने कोशिश करी, और उसका आइडेंटिफिकेशन किया हमने। सबसे पहले डायग्राम में देखी कि कौन से 2 ट्राइंगल हमें चाहिए। अब इसके CPST से पता है क्या बोलोगे, इसके CPST से प्रोबेबली आप दूसरी वाली बात बोल दोगे कि CM अपॉन RN, देखोगे अगर आप यहाँ पे रेशियो के हिसाब से, तो CM अपॉन RN इक्वल्स टू AB अपॉन PQ बन रहा है क्या ये सेट, एक बार देखो। तो सर अगर हम यहाँ पे निकाले तो आप बोलोगे CM अपॉन RN वुड बी इक्वल टू कितना होगा, तो सर AB और PQ डायरेक्टली तो नहीं आ रहे, पर AB का एक पार्ट है AM, वो आ रहा है, तो वो लिख लेते। तो आपने लिखा यहाँ पे AM अपॉन PN, और रीजन होगा ब्रैकेट में इसका CPST। अब वो पिछले 2 ट्राइंगल का CPST था, ये इनका है, तो दोनों अलग अलग है। ठीक है, इसलिए आपने अलग से मेंशन किया। अब यहाँ पे AM और PN आ गया जो कि इस ट्राइंगल के थे, पर जाना मुझे AB और PQ तक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, तो सर एक यहाँ पे हम ब्लैंक स्क्रीन ले लेते हैं जहां पे हम ये बात लिखेंगे। तो हमने जो प्रूफ किया वो हम आ गए कि भैया CM अपॉन RN इज इक्वल, CM अपॉन RN इज इक्वल्स टू AM अपॉन कितना, सर AM अपॉन यहाँ पे आप हो जाएगा, बोलोगे PN। ठीक है, यही था ना, एक बार दोबारा चेक कर लो भैया, AM अपॉन PN, CM अपॉन RN और AM अपॉन PN। अब देखो जो मैंने पहले किया था, जहां से AM और RN में लेके आया था, क्या उसका रिवर्स नहीं कर सकता मैं, CM अपॉन RN इक्वल्स टू AM अपॉन PN। तो ये अच्छा PQ का हाफ है, तो ये RN नहीं होगा, PN होगा। ठीक है, ध्यान रखना, और ये PR ही रहेगा, ये तो ठीक है। तो इसको जरा सही से लिख दूं मैं, तो ये था AM अपॉन कितना था, आधा, तो PN हो जाएगा। ठीक है ना, PQ का आधा PN, इधर AC और PR, तो ठीक है। चलिए, तो कमिंग बैक टू व्हाट वी वर डूइंग, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, मैंने आधा किया था तो मुझे ये दोनों मिले थे, अब इंटू 2 कर दूंगा तो शायद मुझे मेरे ओरिजिनल वाले मिल जाएं। अब उसमें एक बात है भैया, नियम क्या कहता है कि फ्रैक्शन में ऊपर नीचे अगर आप सेम चीज मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हो तो उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। तो AM का डबल हो गया AB, क्योंकि भैया जो आपका M है वो मीडियन का पॉइंट है, तो डबल करोगे तो वो पूरी साइड हो जाएगी। PN का हो गया PQ, ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे,
m इज मीडियन एंड n इज मीडियन। तो यहाँ पे आप लिखोगे cm इज मीडियन, cm इज मीडियन, और उसके आगे बहुत लोग एकदम डिटेल में पता है क्या लिखते हैं, cm इज मीडियन कॉमा m इज मिड पॉइंट ऑफ, m इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ऐसा एक कंप्लीट आपका ये मीनिंग आ जाता है। इधर आप लिखोगे भैया आर एन इज मीडियन, जिसकी वजह से n इज मिड पॉइंट ऑफ, n इज मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। दिस इज वॉट यू कॉल दी परफेक्ट रीजनिंग, जिसमें आपने सारी चीजें मेंशन कर दी। पहले भी हमने कहीं ना कहीं लिखा है कि सीएम और आरएन मीडियन है, पर वहां पे हमने कह सकते हो कि आप सामने वाले के ऊपर छोड़ दिए कि थोड़ा सा अब आप खुद भी समझो कि मीडियन है तो क्या होगा, ठीक है। तो वो बात यहां पे थोड़ी सी अलग हो जाती है। चलिए इतना क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत जरा से भी नहीं था। तो हमारा सेकेंड पार्ट भी यहां पे हो गया प्रूफ। अब थर्ड पार्ट की अगर आप देखोगे बात यहां पे, तो उसमें है सी एम बी एंड आर एन क्यू, इसको आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब उसमें से सीएम और आरएन आपको यहां पे पिक्चर में लाने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आप बाकी चीजों पे बात कर पाओगे, लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी हेल्प ये वाले की भी हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पे अब आ जाते हैं हम हमारे थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट में हम यहां पे शुरू करेंगे सबसे पहले कि भैया गिवन है कि भैया यहां पे आप बोलोगे कि ट्रायंगल, इन ट्रायंगल पी क्यू आर एंड ए बी सी। तो यहां पे आपने लिखा ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, या इस सिमिलर टू लिख दो एंड की जगह पे सीधे सीधे, इस सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर, ये लिखा आपने गिवन। अब इसी की सहायता से मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, तो इसी की सहायता से मैं यहाँ पे लिखूंगा कि भैया ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, एंड विच इन टर्न इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर, ठीक है। क्या लिखा आपने, ए सी अपॉन पी आर। तो हमने लिखा यहाँ पे भैया ए बी अपॉन पी क्यू, करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है सर। तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर विच इज इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर। अब जो मुझे प्रूफ करना है जरा उसको देखो, सी एम बी। तो सी एम बी में आपको बी सी तो दिख ही रहा यूज होगा। अगर मैं यहाँ पे हाईलाइट करने की कोशिश करूं जरा अलग कलर से, इस वाले की बात हो रही है, तो यहां पे आपने लिखा भैया सी एम बी, कुछ इस प्रकार दिखेगा, बिल्कुल। एंड आर एन क्यू कुछ इस प्रकार दिखेगा, ठीक है, बिल्कुल सर। अब यहां पे आपको देखो एक तो एंगल बी एंगल क्यू मिल जाएगा पिछले वाले से, ठीक है। दूसरा सी एम अपॉन आर एन किसके बराबर होगा, बी सी अपॉन क्यू आर कह सकते हो क्या आप, ठीक है। अब यहां पे देखो, तो एक तो ये मिल गया, इसका रीजन आपने ब्रैकेट में क्या लिखना है, इसका रीजन आपने ब्रैकेट में लिखना है सीपीएसटी, ठीक है। अब बीसी अपॉन क्यू आर मिल चुका है आपको, ठीक है। ए सी अपॉन पी आर की जरूरत नहीं, और ए बी अपॉन पी क्यू को मैं रिप्लेस कर रहा हूं सी एम अपॉन आर एन से। यहां पे आपने लिखा सी एम अपॉन आर एन, ठीक है, इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है। या आपने लिख दिया ब्रैकेट में प्रूव्ड अबव। तो यहां से आप एक चीज क्या निकालोगे इसकी सहायता से, इन दोनों की सहायता से, कि ए बी अपॉन पी क्यू दोनों जगह, तो आप यहां पे बोलोगे देयरफॉर सी एम अपॉन आर एन वुड बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है, एंड विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी क्यू। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि अगर मैं यहां पे देखूं तो सी एम अपॉन आर एन, ठीक है, बी सी अपॉन क्यू आर के बीच का एंगल होगा एंगल सी एंड एंगल आर, राइट। तो अगर मैं सोच रहा था कि ऐसे एस से मेरा काम हो जाएगा, तो बीच का एंगल जो सी और आर है वो शायद मुझे बराबर नहीं मिलेंगे, क्योंकि अभी मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो पूरे यूज ही नहीं हो रहे ना, वो तो कुछ वहां गया कुछ यहां रह गया, पूरा तो यूज नहीं हो रहा एक जगह पे। और जो एंगल बी और क्यू बराबर हैं वो तो कहीं बीच में है, तो वो तो एस वाली क्राइटेरिया के फिट नहीं बैठ रहा, क्योंकि उसमें जिन दो साइड्स का रेशियो बराबर होता है उन्हीं के बीच का एंगल होता है, जो कि यहां पे फिलहाल तो नहीं है। तो मैंने क्या किया, मैंने यहां पे इसको कुछ इस तरीके से लिखा, और फिर मैंने यहां पे क्या बोल दिया अपने पूरे मामले को कंटिन्यू करते हुए। तो मैंने बोला भैया सी एम अपॉन आर एन, ये तो सही है, ये तो मुझे चाहिए ही, इसको लिख ही दो, इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये भी मुझे एज इट इज चाहिए, तो इसको तो हम यूज कर लेंगे, वुड बी इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी
अपॉन हाफ ऑफ पी क्यू, राइट, ये तो होगा ना। ये तो हम कब से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पिछले वाले में भी किया था हमने। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो Cm अपॉन आर एन इज इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, और जो रीजन हमने यहाँ लिखा है वो यहाँ भी एप्लीकेबल है कि Cm मीडियन है और Rn मीडियन है, तो मिड पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो Bm अब की बार और Qn। पिछली बार आपने पिछले आपने क्या निकाला था सर, पिछली बार हमने Am और Pn निकाला था, ये वाले। इस बार इस तरफ वाले यूज करें, दैट इज Bm एंड Qn, ठीक है, Bm एंड Qn। अब यहां पे अगर मैं देखूं तो मुझे मिल गया कि भैया ये जो है यहां पे हमारा हो गया फ्रॉम फर्स्ट। तो अब हम यहां पे क्या लिखेंगे एज अ कंक्लूजन कि फ्रॉम फर्स्ट वी गेट क्या, तो वी गेट बहुत ही सिंपल सा ज्ञान कि भैया ट्रायंगल कौन सा था भैया, ट्रायंगल एक बार चेक करो, तो ट्रायंगल CMB शुड बी सिमिलर टू ट्रायंगल व्हाट, तो सर C के बराबर हमने यहाँ पे देखा R है, ठीक है, M के बराबर है N, ठीक है, और B के बराबर है Q, तो वही लिखेंगे C के बराबर R, M के बराबर N और B के बराबर R N Q। एक बार चेक करो, हाँ जी बिल्कुल R N Q ही बोला था, तो ये हो जाएंगे बाय कौन सा क्राइटेरिया आपकी बार, तो भैया साइड्स का रेशियो आया बराबर, तो क्राइटेरिया हो गया SSS, जिसके सहायता से हम बोल पाए कि ये दोनों आपस में सिमिलर हैं। तो पहले वाले पार्ट में जैसे हमने SAS यूज किया डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, यहां पे हमने SSS यूज किया बेस्ड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। तो हर सवाल में आपको ऐसे ही वैरायटी मिलती है, आप ऐसे ही चीजों को सॉल्व करते हुए देखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। स्क्रीनशॉट अगर आपको लेना है तो शुरू यहां से कर लो पहले, ठीक है, गुड टू गो। इसके बाद फिर आ जाओ इस वाले पार्ट पे, दिस इज ऑल्सो गुड टू गो, बिल्कुल सर, चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे प्रोबेबली हमारी जो एग्जाम्पल्स है उसकी सारी सीरीज होती है खत्म, और हम यहाँ पे अब शुरू करेंगे हमारी एक्सरसाइज 6 पॉइंट, नहीं एग्जाम्पल 8 भी है, अरे वाह, ये तो सेम ही है ना, अभी आपने तो किया। तो एग्जाम्पल 8 हमने खत्म कर दिया, तो यहाँ से हमारी एक्सरसाइज होती है शुरू, और हम यहाँ पे देखते हैं कैसे करेंगे इसके पहले क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए, तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे देखिए आपको दिया है कुछ एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, आपको बताना है कि ये सिमिलर है कि नहीं है, और अगर हैं तो किस क्राइटेरिया कहते हैं। तो यहाँ पे आप सबसे पहले क्या बोलोगे, थोड़ा सा कह सकते हो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, एक्चुअल एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आना मुश्किल है, तो हम इसको कोशिश करेंगे कि भैया कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए यूज करें। तो इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, क्या कौन सा एंगल किसके बराबर है, वी हैव, तो यहां पे आप देखेंगे भैया एंगल A एंगल P के बराबर, दोनों 60 डिग्री, तो लिखा आपने एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, दोनों की वैल्यू 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद एंगल B बराबर एंगल Q, दोनों की वैल्यू 80 डिग्री, है ना। और तीसरा यहाँ पे आ गया एंगल C बराबर एंगल R, दोनों की वैल्यू है 40 डिग्री। तो यदि दो ट्राइंगल में तीन एंगल अपने एक ट्राइंगल के दूसरे के करस्पॉन्डिंग तीन एंगल के बराबर हो जाते हैं, तो उनको आप कहते हैं सिमिलर ट्राइंगल। तो ट्राइंगल ABC वुड बी सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, और ब्रैकेट में रीजन क्या लिखोगे आप, ब्रैकेट में रीजन होगा एंगल 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 सिमिलैरिटी। तो इसका जवाब प्रोबेबली क्या हो गया कि यस दे आर सिमिलर, ठीक है, स्टेट करना है ना, हमें बताना है कि सिमिलर है कि नहीं है, तो यस दे आर सिमिलर, ठीक है। और आपने कौन सा क्राइटेरिया यूज किया वो भी आपने बता दिया। चलो अब नेक्स्ट देखो सेकंड वाला, अब यहां पे आपको रेशियो कंपेयर करना पड़ेगा, तो आप लिखोगे यहां पे कि भैया इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR वी हैव। अब थोड़ा सा यहां पे आपको अपना प्री रिक्विजिट नॉलेज हो जाता है कि आपको कंपेयर करना है कौन सा किसके सिमिलर होगा या किसका किसका रेशियो बराबर है। जैसे यहाँ पे मैं नेचुरली पहले हम क्या करते हैं AB अपॉन PQ करते हैं, पर यहाँ पे अगर मैं वैल्यूज देखूं तो AB और QR की वैल्यू बन रही है कितनी, तो सर AB है 2, QR है 4, तो कुछ रिलेशन बन रहा है 1/2 का। चलिए बहुत बढ़िया। फिर मैंने नेक्स्ट कंपेयर किया किसको, नेक्स्ट मैंने कंपेयर किया अगर मैं देखूं तो BC और PR, BC एंड PR, या RP भी लिख सकते हैं कुछ लोग बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो ये हो जाएगा देखो 2.5 एंड 5, तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2, क्योंकि 2.5 अगर हटाओगे 25/50 1/2 हो जाएगा, ठीक है। PR है कौन सा, हाँ PR है। लास्ट आपको मिलेगा देखो AC
एंड यहां पे आप अगर कंपेयर करोगे तो प्रोबेबली QP है ना, तो ये है 3/6। तो क्योंकि साइड्स का रेशियो आ रहा है इक्वल 1/2 1/2 1/2, तो प्रोबेबली हम यहां पे बोलेंगे कि बिल्कुल ये सिमिलर हैं। और क्राइटेरिया कौन सा होगा तो वो भी आप लिख देंगे। तो ट्राइंगल ABC, अब यहाँ पे नेमिंग का बहुत ध्यान रखना। नेचुरली अक्सर हम बहुत बार क्या लिख देते हैं, PQR लिख देते हैं, पर यहाँ पे मामला ऐसा नहीं है। AB और QR है, तो जहां पे दो A और B है वहां पे आप लिखोगे Q एंड R। आप कंपेयर करोगे, BC में R आ रहा है तो R हो गया B का, तो C जाएगा P के पास। ठीक है, नीचे AC में भी कंफर्म कर लो, A का Q, C का P, बिल्कुल ठीक है। तो QRP के सिमिलर आपका यहां पे होगा SSS क्राइटेरिया। और जब आप स्टेट करेंगे तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे कि यस दे आर सिमिलर। क्लियर हो गया। दोनों का स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो ये पहला वाला पार्ट क्योंकि मैं थोड़ा सा बीच में आ गया था, और सेकेंड वाला पार्ट जिसमें नेमिंग थोड़ी सी अलग थी तो वो भी हमने यहाँ पे कर लिया। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड वाला। यहाँ पे भी देखो किस किस का रेशियो बन रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इन ट्रायंगल कौन से भाई आपकी बार, तो LMP एंड ट्रायंगल, दूसरा कौन सा भैया, दूसरा है DEF। वी हैव, चलिए क्या क्या है हमारे पास। सबसे पहले आप यहां पे लिखोगे भैया, देखो एक जो मुझे दिख रहा है वो है MP और DE, तो MP/DE का है, तो MP की वैल्यू है 2, DE की वैल्यू है 4, रिलेशन दिख रहा है साफ साफ 2/4 यानी 1/2। चलिए ऐसे ही अगर मैं देखूंगा यहाँ पे LP और सामने आ जाएगा मेरे यहाँ पे 3 का 6 यानी DF बोल सकता हूं मैं, है ना। तो चलिए इस केस में हो जाएगा 3/6 का 1/2। बहुत बढ़िया। लास्ट जो मुझे मिला, जो मुझे प्रूफ करना भी है कि भैया ML और ये हो जाएगा क्योंकि वही बचा है अब EF। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू जैसे लिखने गया तो मैंने क्या देखा भैया कि सर ML की वैल्यू है 2.7 और इसकी है 5, तो ये तो कैंसिल होके 1/2 नहीं दे रहा। तो यहाँ लिख दिया मैंने नॉट इक्वल टू 1/2, वो जो भी वैल्यू होगी 1/2 के बराबर तो नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या जवाब होना चाहिए, तो हमारा जवाब सबसे पहले सिमिलैरिटी के कॉन्टेक्स्ट में होना चाहिए, नो नॉट सिमिलर। ठीक है, एंड यहाँ पे हम उसको स्टेटमेंट के फॉर्म में भी लिखेंगे, अच्छे से एकदम लिख दो भैया कि नो नॉट सिमिलर, वरना कोई कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि ट्रायंगल LMP इज नॉट सिमिलर। तो सिमिलर के आगे कैसे डैश लगा दो, मतलब काट दो उसको कि नहीं है सिमिलर। अब सिमिलर नहीं है तो फिर तो कुछ भी नाम दे दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलर होते तो हम सही नाम देते, पर जब सिमिलर है ही नहीं तो फिर काहे कोई नाम देना। ठीक है, फिर तो कैसे भी लिख दो, क्या फर्क पड़ता है। चलिए क्लियर है। इसका स्क्रीनशॉट अगर आप लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए। तो हमारा थर्ड पार्ट, मेनली ये क्वेश्चंस आपके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए यहाँ पे दिए गए, तो थोड़ा अच्छे से आराम से समझ लो। इसमें एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको ये करना पड़े। प्रोबेबली अगर आ जाए तो दुनिया का सबसे इजी पेपर होगा वो, पर जितना मेरा कह सकते हो आप एक्सपीरियंस है तो ऐसे सवाल तो CBSE ना देने का। ठीक है, अब यहाँ देखो आप इन ट्रायंगल, अब की बार ट्रायंगल का नाम क्या होगा, तो ट्रायंगल का नाम हो जाएगा इन ट्रायंगल LMN एंड ट्रायंगल, दूसरा कौन सा है, PQR। वी हैव, चलिए सबसे पहले तो मुझे एंगल बराबर दिख रहा है तो वही लिख देता हूं कि एंगल M इज इक्वल्स टू एंगल Q विच इज इक्वल टू 70 डिग्री। ठीक है, फिर से जब एग्जाम में एक्चुअल क्वेश्चन आएगा तो पूरा पूरा नाम लिखना है एंगल का। अभी सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिहाज से कर रहे हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देन इसके बाद जो दूसरी चीज मुझे यहाँ पे मिलेगी वो ये भैया कि आपका कुछ रेशियो तो बराबर होगा ही। जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे तो MN अपॉन यहां पे हो जाएगा PQ। तो MN की वैल्यू कितनी भैया, MN की वैल्यू है 2.5, तो और PQ की वैल्यू है अगर आप देखोगे तो 5, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं कि 5 देख के पहले ही जोड़ दिया ना भैया, दोनों का रेशियो 1/1 आ जाएगा तो हमारे किसी काम का ही नहीं बचेगा। तो आपको देखना है कौन किसके साथ सही फिट बैठ रहा है। दूसरा आपके पास क्या है, ML है, तो उसको पिक कर लो। तो ML और यहां पे है आपका QR। रेशियो लिखते समय आप अगर नहीं भी लिखो प्रॉपर सीक्वेंस में तो ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ML है 5,
क्यू आर है आपका 10, तो ये भी रेशियो आया 1/2। तो यहां पे आपका जवाब क्या होना चाहिए कि यस दे आर सिमिलर बाय व्हाट क्राइटेरिया, वो भी आप डिस्कस करोगे। तो यहां पे आप पहले लिखोगे कौन, तो ट्रायंगल LMN would be similar to whom, would be similar to what triangle, similar to triangle। अब देखो M और Q बराबर है तो बीच में तो Q आ जाएगा। अब क्या L और P आ रहे हैं साथ में? नहीं सर, अगर L और P आ रहे हैं साथ में तो यहाँ पे कहीं दिखता, L के सामने R दिख रहा है मेरे को, तो आप लिखोगे यहाँ पे कि भैया R Q और यहाँ हो जाएगा P। देखो मीनिंग कैरी हो रहा है, तो LM RQ यस, MN QP यस, MN QP ठीक है भैया, बिल्कुल हो रहा है यहाँ पे MN QP, बिल्कुल ठीक है भैया। एंगल M था यहाँ पे 70 डिग्री, थोड़ा सा घुमा देंगे, मतलब अगर से नीचे की तरफ आ जाएगा तो एकदम हूबहू इसके जैसा ही दिखेगा, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, कौन सा रीजन है, तो वो बोलोगे SAS। चलो LMN इज सिमिलर टू कौन सा, तो सर यहाँ पे आप देखोगे QPR ठीक है, M बराबर Q, N बराबर P और L सिमिलर टू R ठीक है, करेक्ट है। हो सकता है आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ और अरेंजमेंट लिखा हो, पर आपको इंपॉर्टेंट है क्या मैच करना है कि L के बराबर R है, M के बराबर Q है, N के बराबर P है। भले ही किसी भी सीक्वेंस में लिखा हो आपकी किताब में, क्या ये मीनिंग कैरी हो रहा है या फिर नहीं, वो आपके लिए यहाँ पे सोचने वाली बात होती है बस। चलिए अब देख लिए इसका अगला पार्ट। यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो देखिए 3 का रेशियो 6 से हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, लेकिन ये 2.5 का डबल होगा 5, तो ये भी मिल रहा है आपको, मतलब काफी चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है। लेकिन फर्क क्या है सर, फर्क ये है यहाँ पे कि हमारा जो रूल है SAS का, वो किस बेसिस पे काम करता है, वो बहुत सिंपल से उस पर काम करता है कि साइड, बीच वाला एंगल और साइड, यहाँ पे भी साइड और बीच वाला एंगल और साइड होना चाहिए था, पर यहाँ पे एंगल A है, तो यहाँ पे चीजें बराबर हैं, लेकिन SAS क्राइटेरिया यहाँ पे नहीं लग पा रहा है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि भैया नो दे आर नॉट सिमिलर। तो यहाँ पे आप लिख दोगे बढ़िया से लाल रंग से कि नो दे आर नॉट सिमिलर, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे कि अगर मैं देखूं तो मुझे लग सकता है कि SAS एप्लीकेबल है, लेकिन मैं यहाँ पे उसको अप्लाई क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि साइड तो हैं लेकिन उनके बीच का एंगल जो चाहिए हमें, ठीक है, वो एक ट्राइंगल में तो वैसा ही है कि साइड एंगल साइड है, लेकिन दूसरे वाले में साइड एंगल यहाँ दूर हो गया और ये है साइड, तो वो जो सीक्वेंस है SAS वो नहीं बन पाया। अगर ये वाला एंगल होता तो भी मेरा काम बन जाता, अगर ये AC वाली साइड होती तो भी मेरा काम बन जाता, पर क्योंकि नहीं है वैसा दूसरे वाले ट्राइंगल में, तो हमारा जवाब हो जाएगा यहाँ पे नो। तो सर इसमें लिखेंगे कैसे, देखो वैसे ही जैसे आप सारी चीजें लिखते आए हो, बस नीचे क्या लिख दोगे कि दोनों सिमिलर नहीं है, बिकॉज SAS इज नॉट एप्लीकेबल। तो ये तो कॉन्सेप्चुअली ही गड़बड़ वाला मामला हो गया। चलो लास्ट वाला पार्ट देख लो। अब इसमें अगर आप देखोगे तो प्रथम दशा लोग क्या बोलेंगे, सर 80, लेकिन ये 80 है तो बराबर है, लेकिन ये 70 और ये 30 है तो ये तो बराबर नहीं है, तो प्रोबेबली यहाँ पे भी जवाब नो होना चाहिए। लेकिन जब तक पूरी कहानी ना समझ लो तब तक डायरेक्टली आंसर देना थोड़ा सा हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। सर क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इन ट्रायंगल DEF मैंने क्या सोचा कि जरा तीनों एंगल तो निकाल के देखें, ठीक है। एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस एंगल D प्लस एंगल E, है ना, यही होना चाहिए। बिल्कुल सर, अगर मैं ये एक्टिविटी करता हूं तो मुझे क्या देखेगा कि भैया एंगल F इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस ब्रैकेट के अंदर 70 और 80 प्लस 70, माने ये कुल मिला के सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा एंगल F यानी 180 डिग्री माइनस 150 डिग्री और ये हो जाएगा कैंसिल होके 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल F की वैल्यू आ रही है 30 डिग्री। अब मैं यहाँ पे बोल सकता हूं कि पूरी कहानी क्लियर है और यहाँ पे ट्राइंगल्स होंगे सिमिलर। तो इन ट्रायंगल DEF एंड ट्रायंगल आपका यहाँ पे दूसरा कौन सा है, वो है सर PQR वी हैव। तो इस वाले सब पार्ट से हमें क्या सीख मिली
कि डू नॉट जंप टू अ कंक्लूजन टू अर्ली। जैसे पिछले वाले में भी था कि बहुत लोग चित्र देख के बोल देंगे अरे भैया सिमिलर है, लेकिन वहां पे भी आपने क्या कर लिया, अर्ली कंक्लूजन निकाल लिया बिना ये इवैल्यूएट किए कि एसएएस वाली कंडीशन सही तरीके से फिट बैठ रही है या फिर नहीं। यहां पे भी बहुत से लोग इसको जल्दी से नो बोल देंगे, क्यों, ये बोल के कि सर तीसरा एंगल तो बराबर है ही नहीं। लेकिन अब यहां पे आपने जब तीसरा एंगल निकाला है किसी एक ट्राइंगल के तीनों एंगल्स को, तब आप बेटर क्लैरिटी यहां पे निकाल पाए। ठीक है, तो आप लिखोगे भैया एंगल ई बराबर है किसके, तो एंगल ई बराबर है एंगल क्यू के, क्योंकि दोनों है 80 डिग्री। ठीक है, और हमने निकाला है कि एंगल एफ जो है वो बराबर है एंगल आर के, क्योंकि दोनों ही हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो देयरफॉर ट्रायंगल DEF would be similar to triangle PQR and your reason would be angle similarity। ठीक है, तो इसमें क्या नया सीखने को मिला कि पहले तीनों एंगल निकालो, एटलीस्ट किसी एक के तो निकाल लो, उसके बाद आप किसी कंक्लूजन पे पहुंचो। तो यहां पे जवाब था आपका यस कि दे आर सिमिलर। पिछले वाले में क्या था, पिछले वाले में नो था बिकॉज नहीं हो रही थी चीजें वहां पे सही तरीके से फिट। तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते ना इस केस में। चलो बहुत बढ़िया। अब यहां पे अगर हम आगे बढ़े हमारे सेकंड क्वेश्चन की तरफ, एंड प्रोबेबली आज का लास्ट क्वेश्चन, बिकॉज यहां पे फिर हमें अगले सेशन में कंटिन्यू करना है, तो इस सवाल के साथ हम फिर अगले सेशन में कंटिन्यू करेंगे। चलो क्या क्या बोला है आपको कि देखो दिए गए चित्र के हिसाब से जानकारी कुछ ऐसी है कि पहली बात तो सिमिलर दिया आपके दो ट्राइंगल कौन कौन थे भैया, ODC इज सिमिलर टू OBA। चलिए बहुत बढ़िया। फिर देखना भैया कॉन्ग्रुएंट नहीं, सिमिलर दिया है, एंगल BOC इज 125 डिग्री दिख भी रहा है, एंगल CDO है 70 डिग्री। चलिए इसको भी हम यूज कर लेंगे, कितना है 70 डिग्री। चलो एक सेकेंड बस, हाँ अरे लो भैया, तो यहाँ पे मैं 70 क्या करूँगा, वहाँ दूर लिखा है तो इसके अंदर लिख देते अपन, है ना, कितना है ये 70 डिग्री। ठीक है, और आपको पता करने हैं ये तीन एंगल कौन कौन से भैया, DOC, DCO और AOB। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे देखो देखो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उसको हम यूज कर लेंगे, है ना, और प्रोबेबली उससे हमारा काम हो जाना चाहिए। सबसे पहले कौन सा बोला है, एंगल DOC। ये तो कक्षा 9वीं में भी कर चुके और सर 8वीं में भी कर चुके, तो आप यहाँ पे क्या बोलोगे कि एंगल DOB नहीं DOC जो हमें निकालना है प्लस एंगल BOC, इन दोनों को जोड़ने पे मुझे मिलेगा 180 डिग्री। और इसका रीजन है ये है लीनियर पेयर, तो ये मेरा पहला हो गया। DOC ये रहा, है ना, और BOC ये रहा, दोनों को जोड़ने पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी विच इज योर BOD, जो कि 180 के बराबर होगी। तो ये हमारा लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगता हुआ। चलिए अब DOC की वैल्यू पता करनी है, वो एज इट इज। BOC की वैल्यू सवाल में दी है 125 डिग्री, तो वो लिख दी मैंने इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे आप बोलोगे कि देयरफॉर एंगल DOC की वैल्यू सिंपल गणित के तहत 180 माइनस 125 यानी 55 डिग्री आ रही है। चलिए और कौन सा बोला, और बोला सर DCO और OAB। चलिए अब DCO कैसे निकलेगा, तो सर यहाँ पे अब हम आ जाएंगे हमारे ट्राइंगल पे जो कि है इन ट्राइंगल कौन सा भैया, DOC। किसी ट्राइंगल में यदि मेरे पास ऐसे एक ट्राइंगल है जिसके 3 में से 2 एंगल मुझे पता है, तो मैं तीसरा निकाल सकता हूं, वो है मेरा DCO। तो एंगल DCO वुड बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एक एंगल हो जाएगा CDO और दूसरा हो जाएगा यहां पे, उन दोनों के एडिशन को माइनस करेंगे कुल मिला के, एंगल DOC। और ब्रैकेट में क्या रीजन लिखोगे यहाँ पे, तो वो होगी एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसको हम बोलेंगे ASP। तो प्रोबेबली पहले दोनों जो मेरे सब पार्ट है वो बिना किसी 10th क्लास के लॉजिक का इस्तेमाल हुए, छोटी क्लासेस का लॉजिक हम यूज कर रहे हैं यहाँ पे और आंसर बता रहे हैं। तो भैया DCO आया यहाँ पे 180 डिग्रीज माइनस, अब यहाँ पे CDO की वैल्यू है 70, ब्रैकेट में रखा आपने उसको, और ये है भैया 55, तो प्लस 55। चलिए तो भैया 65 मत मान लेना, 55 है, वो बाद में बोल दो कि सर हमें तो 65 लग रहा था, तो ये देखो अपन ने उसको 55 कर दिया। ठीक है ना, कंटिन्यूइंग इट फॉरवर्ड तब अहेड, तो DCO आएगा 180 डिग्री माइनस 7 5 होता है 12, 125 डिग्री। और ऐसा आप माइनस पहले भी कर चुके हो, तब भी आंसर कितना आया था
55 डिग्री। अब सोचने वाली बात यह है कि अब तक सवाल में हमने दो वैल्यूज पता लगा ली, परंतु दोनों में ही हमें कहीं भी गिवन स्टेटमेंट का दैट इज ODC सिमिलर टू OBA यूज ही नहीं हो पाया। तो अब तीसरे पार्ट में वो यूज होगा जहां पे है एंगल OAB को पूछा गया है। तो यहां पे आप बोलोगे कि नाउ ट्रायंगल ODC इज सिमिलर टू ट्रायंगल, कौन सा भैया नाम कह दिया इन्होंने, OBA, ठीक है। अब इसकी सहायता से मैं क्या बोलूंगा कि भैया अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है तो एंगल बराबर हो जाते हैं ना, तो क्यों ना यूज कर लूं मैं। तो अगर मैं यहां पे देखूं तो मुझे A वाला चाहिए, तो मैं बोलूंगा एंगल OCD वुड बी इक्वल टू सेम पैटर्न में O मतलब पहला, C मतलब तीसरा, तो O मतलब पहला, A मतलब तीसरा और फिर बीच वाला यानी OAB जो मुझे पता भी करना है। और ब्रैकेट में रीजन क्या होगा, CPHT एंड प्रोबेबली OCD की वैल्यू है मेरे पास, कितनी है सर, OCD लिख लो या DCO लिख लो, बात तो बराबर ही है। तो ये हो भैया 55 डिग्री, एक ही एंगल के दो नाम इक्वल्स टू OAB, ठीक है। अब ये 55 डिग्री कहां से है, तो ब्रैकेट में आप लिख सकते हो कि एंगल OCD इज इक्वल्स टू 55 डिग्री कॉमा प्रूव्ड अबव, ये हम पहले ही अभी प्रूव कर चुके हैं। चलिए गुड टू गो है जी, बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे 55 डिग्री हमारे तीनों एंगल के आंसर है, 55 55 55, 55 55 55 एवरीवेयर। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो एक बार देख लीजिए भैया, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए गुड टू गो है जी, बिल्कुल सर। प्रोबेबली यहाँ पे हमारा सेशन होगा एंड विद दिस वी वुड एंड टुडेस लेक्चर। आपका इंडिया का मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है डेफिनेट सक्सेस पाठशाला एज फार एज क्लास 9 to 12 इज कंसर्न। और ऐसा क्यों बोलते हैं हम, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलता है ऑनलाइन क्लासेस, लाइव क्लासेस, DPP शीट पे सॉल्यूशन वीडियोस, हैंड रिटन नोट्स एंड स्टडी मटेरियल। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमें कहीं ना कहीं वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म बनाती हैं, क्योंकि इनके हेल्प से हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छा स्कोर कर पाते हैं अपने एग्जामिनेशंस में, क्योंकि उनको मिलती है कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी एज वेल एज प्रैक्टिस करने के लिए प्रॉपर शीट्स। अब अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका सबसे आसान तरीका है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक दिया हुआ है जहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पे आपको सारी लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहती हैं। देन यहाँ पे आपको हमारे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं जहां से आप इजीली डेफिनेट सक्सेस को कॉन्टैक्ट करके आपके क्वेरीज को सॉल्व कर सकते हैं। इस सेशन को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये स्मॉल मोटिवेशन ही है जो कि हमें हमारे बड़े विजन तक पहुंचने में बहुत हेल्प करते हैं। ये छोटे छोटे आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस हमारे एक कह सकते हो जो विजन है, जहाँ पे हम हर बच्चे तक पहुँचना चाहते हैं जो कि पढ़ना चाहता है, लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है, उसमें हेल्प करते हैं। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम एंड यस स्टडी अ लॉट, बिकॉज आजकल हर हफ्ते एग्जाम होते रहते हैं, तो उनके लिए भी ऑल द बेस्ट। मैं आपकी सेवा करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली को सपोर्ट करें। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।